हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है न्यूज़ नोट्स में। और आज हम 6 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। तो एक्चुअली हम 7th और 8th का साथ में ले लेंगे, तो इसलिए हम 6th का करके 7th 8th ले लेंगे, तो वी विल बी बैक ऑन ट्रैक। एक दिन बीच में हमने वो इंटरव्यू सीरीज़ वाले वीडियोस अपलोड किए थे, इसलिए ज़्यादा अपलोड नहीं किया, नहीं तो ऐसा लगता कि हम शायद स्पैम कर रहे हैं यूट्यूब को। तो बाकी बताइएगा ज़रूर आपका एनालिसिस कैसा लग रहा है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स है काफ़ी, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है, सब लोग को यूज़फुल लग रहा है। और अगर फिर भी आपको और कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर बताइएगा। आंसर्स क्वेश्चंस के ज़रूर आप फीडबैक ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पिछली बार डिस्कस किया था, राजस्थान में एक जयपुर सिटी में 4 से 6 जनवरी पे डिजी फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है। और ये जो टाई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप्स की, आप एक तरीके से बोल सकते हो मेंटोरशिप, इनको इंक्यूबेशन, नेटवर्किंग है ना, सपोर्ट, ये सब प्रोवाइड करती है। इन्होंने राजस्थान का जो डिपार्टमेंट होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, उसके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी हो गया, हमारे चीफ मिनिस्टर तो थे ही, प्लस आप देखोगे देश विदेश की कंपनीज आई थी, स्टार्टअप्स आए थे, उनके फाउंडर्स आए थे, इन्वेस्टर्स आए थे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था। तो यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भी एक एआई इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज करने वाला है। ठीक है। और उनके भी रिप्रेजेंटेटिव समिट में आए थे। वहाँ पे राजस्थान ने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए अपनी खुद की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की पॉलिसी अनवील करी। तो जैसे अपनी मिनरल्स पॉलिसी है ना, जैसे अपनी आप देखोगे एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, ठीक है, वैसे ही आप देखोगे एक्सपोर्ट्स पॉलिसी है, वैसे ही आप देखोगे हमारी एआई एमएल पॉलिसी भी है। तो इसके अंदर हमने क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप है ना कोशिश करोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप प्रमोट करो, गवर्नमेंट सर्विसेज में प्रमोट करो। ऑब्वियसली प्रमोट करोगे तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करोगे। स्कूल्स में स्टूडेंट्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर सकते हो वो देखोगे। हेल्थ केयर में कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हो वो दोगे। हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मशीन लर्निंग के यूज़ को बढ़ाने के लिए आप इंसेंटिव दोगे। ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लाओगे, जैसे एआई बेस्ड चैटबॉट्स नहीं होते कि आपका स्वागत है, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है। ऑल्दो उनके रिस्पॉन्सेज स्टैंडर्ड होते हैं, बट एक तरीके से यूजर को ये तो लगता है ना कि कोई उनको सुन रहा है। ठीक है। फिर आप देखोगे कि आप है ना यूथ वगैरह को ट्रेनिंग दोगे। ठीक है। साथ में आप क्या करोगे, हैकेथॉन्स ऑर्गेनाइज कराओगे, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराओगे, इनोवेशन चैलेंजेस कराओगे, ताकि जो भी आज की समस्याएं हैं कैसे आप उनको एआई यूज करके सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पे भी हैकेथॉन ऑर्गेनाइज करी गई थी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं राजस्थान में, जैसे आपका अर्बन गवर्नेंस हो जाएगा, आईटी वाला हो जाएगा, है ना, आपका नगर निगम हो जाएंगे। तो ऐसे अलग अलग आप देखोगे डिपार्टमेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं कि आज के टाइम पे वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ऐसे 5-6 प्रॉब्लम्स थे। जैसे एक तो वेस्टेज को लेके ऐसे था कि कैसे आप एआई को यूज़ करके वेस्टेज को कम कर सकते हो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सुलझा सकते हो। तो आपको क्या करना था, हैकेथॉन के अंदर 36 घंटे वहीं पे रहो, वहीं पे खाना पीना खाओ, वहीं पे बेसिकली एक प्रॉपर सोल्यूशन बनाओ, उसको प्रेजेंट करो। ठीक है। और फिर अगर आपका सोल्यूशन वाइबल हुआ तो आप जीत जाओगे और आपको इन्वेस्टिंग या फंडिंग भी मिलेगी। ठीक है। तो आप उसको एक फुल फ्लेजेड स्टार्टअप भी बना सकते हो। तो ऐसे टाइप की इवेंट्स क्या होता है, ये स्पेसिफिकली यूथ को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स एक्चुअली में रियल टाइम प्रॉब्लम्स जो उनको हो रही है वो बताते हैं, और यूथ जो होते हैं उन रियल टाइम प्रॉब्लम्स को आर्टिफिशियल मतलब जो भी है टेक्नोलॉजी से यूज करके आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो उसको करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इसमें हमारे देश का यूथ आज के जो चैलेंजेस है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो हमारी पॉलिसी में लिखा था। देखो पॉलिसी जो होती है हमेशा, देखो एक तो होता है पॉलिसी, एक होता है प्लान। पॉलिसी मतलब होती है ब्रॉडर फ्रेमवर्क कि भाई ये है, हमारा विजन ये है, मिशन ये है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। उसमें ब्रॉडर लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी होते हैं। प्लान होता है इमीडिएट कि आप अभी क्या करोगे, एग्जीक्यूशन कैसे करोगे, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है प्लान में। तो पॉलिसी में क्या बताओगे आप कि भाई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग है, पहले उसके बारे में लिखोगे कि कैसे ये फ्यूचर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसकी बहुत ज़रूरत है, हर स्फेयर में आप देखोगे इसकी नीड है। ठीक है। उसके बाद आप बताओगे कौन से इंडस्ट्रीज और ये सब में आप यूज़ कर सकते हो, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं और आगे आप इसको कैसे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो इस पॉलिसी में है। अगर मैं पूछूं कि राजस्थान में एआई से और क्या क्या इनिशिएटिव्स ली गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमने सिलिकोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, ओ वाह, एक ज़रा आंसर देना मुझे कि सिलिकोसिस क्या होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना। ठीक है। ये किससे होता है, तो सिलिकोसिस के पेशेंट्स और राजस्थान में ज़्यादा क्यों हैं। ठीक है। तो सिलिकोसिस के पेशेंट्स के लिए आप देखोगे एआई पावर डायग्नोसिस है, क्योंकि सिलिकोसिस क्या होता है बहुत देर से पता लगता है, तब तक लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती हैं। तो एआई से यूज़ करके आप कैसे पता लगा सकते हो कि भाई सिलिकोसिस है ना अर्ली स्टेज में डायग्नोस हो जाए,
ताकि टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए। फिर अपना वो राजस्थान संपर्क नहीं होता, 181 हेल्पलाइन है, वहाँ पे कॉल करोगे तो वहाँ पे अभी AI पावर्ड वॉइस बॉट है, वो उठाएगा, बोलेगा वेलकम टू राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन। तो वो क्या होता है, AI वॉइस बॉट, ठीक है। फिर एक आप देखोगे कि जो अकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, जिनके मार्क्स वगैरह अच्छे नहीं आ रहे, तो उनको AI बेस्ड टूल या एनालिसिस लेके, ताकि वो इनके वीक सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करो, उनको सब्जेक्ट्स पढ़ाओ और उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो ऐसा 4 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रहा है। फिर आप देखोगे राजस्थान में कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए, क्या क्या पॉलिसीज हैं, कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ है। तो राजस्थान निवेश का भी एक चैटबॉट बनाया है। मतलब राजस्थान निवेश तो एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इन्वेस्टर्स आके चेक करते हैं कि अच्छा राजस्थान में क्यों निवेश करना है। तो उसमें रियल टाइम अपडेट के लिए आपने राजनिवेश चैटबॉट भी बनाया है, ठीक है। और फिर आपने AI पावर्ड एक क्रॉप और डिजीजेस के लिए भी यूज़ किया है, फार्मर्स के लिए, कि कैसे क्रॉप्स में अगर कोई डिजीज़ आ रहा है ना, कुछ है, तो आप बेसिकली इस वॉइस बॉट को यूज़ कर लो। वो आप उसको प्रॉब्लम समझाओ, वो आपको बताएगा कि अच्छा हो सकता है कि आपकी क्रॉप में ये वाली दिक्कत आ रही हो, या ये वाला डिजीज़ हो गया हो, या इसमें आपको ये फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तब ये प्रॉब्लम सुलझ जाएगी। तो देख रहे हो आप, अल्टीमेटली आपने क्या किया, आपने AI का यूज़ किया मल्टीपल फील्ड में। जैसे एक आपने यूज़ किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहाँ पे जो वीक बच्चे हैं उनके वीक सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रॉन्ग करने में। एक आपने यूज़ किया फार्मर्स के लिए, ठीक है, क्रॉप्स और डिजीजेज और न्यूट्रिशन वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए। एक आप देख रहे हो आपने यूज़ किया हेल्थ केयर में, जहाँ पे आपने इसका डायग्नोसिस में यूज़ किया, ताकि अर्ली डायग्नोस हो, ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तो अब वैरायटी देखो, आपका हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, आपका फार्मिंग हो गया, ठीक है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे एक मिनट, फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहाँ पे राज निवेश हो जाएगा, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ पे निवेश कर सकते हो उसके लिए। और प्लस एक हो जाएगा AI आपके पब्लिक सर्विसेज के लिए, कि कैसे आप वॉइस बॉट यूज़ करके लोगों को हर्ट फील हो, इसलिए वो आपसे बात कर सकता है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें थी। और इनफैक्ट ये चीज़ें आप देखोगे बाकी स्टेट्स में भी चल रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान है। इवन MP, तेलंगाना तो हमसे काफ़ी आगे निकल चुका है, ठीक है। आंध्र प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग इस फील्ड में, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट सीरीज ऑफ आर्टिकल है, एक आर्टिकल नहीं, आई थिंक 8-10 एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स मिला के ये पूरा एक ही चीज़ पे है, वो है वेनेजुएला। आपको पता है कि वेनेजुएला में क्या हुआ है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस, अब तो थे ही आएगा, निकोलस मदुरो, प्लस उनकी जो वाइफ है सीलिया फ्लोर्स, उनको रातों रात उनके ही प्रेसिडेंट, मतलब उनके मिलिट्री बेस पे जो घर था, ठीक है, वहाँ से उठा लिया जाता है रातों रात बाय US। उनको एक वहाँ के US के मिलिट्री जो कैरियर होता है ना, जो एयरक्राफ्ट अपना एयरक्राफ्ट होता है ना, मिलिट्री एयरक्राफ्ट होता है, मिलिट्री नेवी बेस होता है, वहाँ से उनको ले जाके फिर न्यूयॉर्क में जो उनका ब्रुकलिन जेल है वहाँ पे रख देते हैं। और अब उनके ऊपर चार्जेस लगाए जा रहे हैं भरी कोर्ट में, कि भाई आप है ना स्मगलिंग करते थे, ड्रग ट्रैफिकिंग करते थे, आप US में बेसिकली कोकेन सप्लाई करते थे, है ना, मतलब ड्रग्स वगैरह का सप्लाई करते थे। तो हमारे यहाँ पे जो ड्रग ओवर यूज़ का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपकी वजह से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये इनको कोर्ट में ले जाया गया था, और कोर्ट में आप देखोगे वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा भाई मैं बहुत डिसेंट मैन हूँ, मैं किसी देश का राष्ट्रपति हूँ, है ना, एंड आई एम नॉट गिल्टी। तो उन्होंने क्रिमिनल चार्जेस जो भी उन पर लगाए गए हैं उसको बिल्कुल नकार दिया है। और ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता होगा ये जो है वो स्पेनिश बोलते हैं, तो इनके लिए इनको ऐसे हेडफोन्स दिए जाते हैं, क्योंकि पूरी प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में थी, तो वो मतलब रियल टाइम कन्वर्जन करती है इंग्लिश का स्पेनिश में, ताकि इनको समझ में आ सके कि चल क्या रहा है, ठीक है। और देखो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ आज मदुरो के साथ हो रही है ना, ये चीज़ पहले पनामा, पनामा कहाँ पे है, तो जैसे ये आपका US है, एक मिनट देखो, ये है ना ऐसे ऐसे जाता है आपका ये आपका यहाँ पे आता है USA, फिर ये आता है कनाडा, ठीक है, यहाँ पे आता है मेक्सिको, ओके, ये आता है आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको, ऐसे करके। यहाँ पे जो है ये छोटा सा अलास्का है, जो भी USA के पास है, जो उसने रशिया से खरीदा था, ठीक है। ये जो छोटी सी पट्टी है ना, जो आपको नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है, वो होती है पनामा, ठीक है। और ये है आपका साउथ अमेरिका। यहाँ पे आप देखोगे वेनेजुएला, कोलंबिया, यहाँ पे ब्राज़ील, है ना, और यहाँ पे पेरू, फिर चिले, अर्जेंटीना, ये सारे देश आ जाएंगे। तो जो छोटी सी पट्टी है, ठीक है, भूपट्टी, जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से जोड़ती है, ठीक है, वो है आपकी पनामा। और आपको पता है कि अगर पनामा पे कैनाल नहीं बनाता, इस्तेमस ऑफ पनामा बोलते हैं इसको, अगर इस पे पनामा पे कैनाल नहीं बनता, तो US का अगर कोई सामान यहाँ से, सपोज करो यहाँ पे है टेक्सास और यहाँ पे है कैलिफोर्निया, तो अगर टेक्सास से कैलिफोर्निया जाना है
तो उसको इतना पूरा घूम के जाना पड़ता। अब बोलोगे मैम ऊपर से चले जाओ, अरे ऊपर तो आर्कटिक ओशन है, तो वो जनरली ठंडा रहता है, बर्फ़ से फ्रोजन रहता है, तो यहाँ से शिप्स वगैरह नहीं निकल सकती। तो इतना लंबा चक्कर उसको लगा के आना पड़ता, तो बहुत सारा कमर्शियल नुकसान था। तो उन्होंने यहाँ पे एक कैनाल बनाया, अब शिप्स यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच जाती है डायरेक्ट, तो बच गया था रास्ता। तो उन्होंने पनामा में भी अपना मतलब फ़ायदा देखते हुए, पनामा में भी आज से 30-40 साल पहले यही किया था कि वहाँ के भी प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लिया और फिर उसने भी बोला था कि मैं नॉट गिल्टी हूँ। तो सेम प्रोसीडिंग्स ही आपको वापस वेनेजुएला के साथ होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। उनको 1990 में कैप्चर किया था। और सीधी बात यह है कि यूएस ये बोल रहा है कि क्योंकि जो अभी लेटेस्ट इलेक्शंस हुए थे, है ना, तो उस लेटेस्ट इलेक्शंस में आपको मैंने कल ही बताया था कि वेनेजुएला में 3 मेजर इंपॉर्टेंट लोग हैं। एक तो अभी जो प्रेजेंटली हैं, ठीक है, एक तो आपके निकोलस मदुरो, उनकी वाइफ मान लो एक एंटिटी हो गए। एक इनकी जो अपोजिशन पार्टी थी उसमें मरिया, है ना, मरिया थी जो जिनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। और तीसरी है इन्हीं के उसमें कार्यकाल में वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिगीज, ठीक है। अब यही जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट चला रही है, उसकी राष्ट्रपति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे पहले तो जैसे ही यूएस ने इनको उठाया ना निकोलस मदुरो को, तो इनका भी एकदम हार्ड स्टैंड था, कैसे कैसे कर सकता है, वापस भेजो फलाना ढिमका। लेकिन अब यूएस ने धमकी दे दी ओपन, ठीक है, आप नहीं सुनोगे तो फिर वो ही जाएगा। तो इनके साथ भी वो ना हो, इसलिए अब देखोगे कि थोड़ा सा वो बोल रही है कि यूएस अपनी उसको रिस्ट्रेन करे, इनको वापस भेजने की कोशिश करे। लेकिन जो बहुत कड़क उन्होंने निंदा करी थी वो वाली कड़क निंदा अब नहीं कर रही है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि वेनेजुएला में ना इलेक्शंस हुए थे 2013 में, तो ह्यूगो शावेज जब कि उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद निकोलस मदुरो आए थे। और अभी जो लेटेस्ट इलेक्शन हुए थे वो 2024 में हुए थे। तो ये ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्शन थे यही गड़बड़ थे, इसलिए जो ये वेनेजुएला में सरकार बनी ना निकोलस मदुरो की, ना तो वो लेजिटिमेट सरकार है और ना ही आप देखोगे वो लेजिटिमेट लीडर हैं, ठीक है, उस डिस्प्यूटेड इलेक्शंस के। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि मदुरो जो है मतलब उन्होंने मना कर दिया है कि वो कोई चार्जेस के लिए गिल्टी विल्टी नहीं है, ठीक है। और साथ में याद रखना वो जो डेल्सी है उन्होंने बोला है कि ठीक है हम यूएस के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशंस मेंटेन करेंगे। देखो पॉइंट ये है, आपको लग रहा होगा कि अगर वो हार्ड स्टैंड रखेगी भी तो उनको हटा के उनको भी कैप्चर करके फिर किसी और को बैठा देंगे। तो अभी इस पॉइंट पे कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप यूएस के साथ भिड़ो, ठीक है। फिर आपको ये और बता दूं कि यूएस ने ये देखो, यूएस चाहे कितने भी रीज़न दे दे, अल्टीमेटली सबको पता है कि यूएस ने दिया क्यों है। उसके अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, स्ट्रैटेजिक के सारे रीजंस हैं। पॉलिटिकल रीजन क्या है, ऑब्वियसली ट्रम्प जो है इस वक्त हेजेमोनी है, एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, ठीक है। चाइना की पावर्स को कहीं ना कहीं जो चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में उसको कम करना चाहते हैं, तो इस वजह से। और जो मुंडो डॉक्ट्रिन थी कि भैया वेस्टर्न हेमिस्फेयर में यूएस का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाहते हैं। इकोनॉमिक रीजन क्या है, ऑयल, सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि वेनेजुएला के पास भंडार तो है 300 बिलियन ऑयल बैरल्स का, लेकिन वो सिर्फ 1 मिलियन बैरल पर डे ही प्रोड्यूस कर रही है, बहुत कम है। अपनी जो कैपेसिटी है उसका 1% भी नहीं कर रही है, ठीक है। और यूएस जो है वहाँ पे जो अपनी अपन बोलते हैं ना सारे जितनी भी ऑयल के रिल्स वगैरह हैं, ऑयल के वेल्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप देखोगे ऑयल के रिग्स हैं, जहाँ से ऑयल के एक्सप्लोरेशन होता है, वो सब पुराने होते जा रहे हैं, ठीक है। और रशिया का ऑयल अभी आ नहीं रहा है, तो ऑयल को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। और वहाँ पे ऑयल लॉबी, गन लॉबी बहुत स्ट्रांग है। तो अब क्या होगा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज है, जैसे शेवरॉन हो जाएगा, शेल हो जाएगा, है ना, आपका एक्सॉन मोबिल वगैरह हो जाएगा, फिलिप्स हो जाएगा, तो इन सबको अब क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं कि इनको अब लाइसेंसेस मिल जाएंगे, वेनेजुएला में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगी, वहाँ से ऑयल को हम बोलते हैं ड्रिल वगैरह भी करेंगी, इससे यूएस को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक रीजन तो ये है ही। प्लस आप देखोगे सिक्योरिटी का रीजन है, इंटरनल सिक्योरिटी जो वो क्लेम कर रहे थे। देखो मानो ना मानो, वेनेजुएला, कोलंबिया, मेक्सिको, है ना, ये सारे हॉट बेड्स हैं आपके ड्रग स्मगलिंग के, कोकेन के, फैंटेनिल के, मतलब सिंथेटिक ड्रग्स भी हैं और आपके नेचुरल ड्रग्स भी हैं, कोकेन भी है, फैंटेनिल भी है, ठीक है, मैथ भी है। तो प्रॉब्लम ये है, इससे आपको पता है कि जो ड्रग ओवरडोज का प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली अमेरिकन यूथ में, अमेरिकन में भी वो वाला यूथ है ये जो बाहर से नहीं आया, जो अमेरिका का खुद का ओरिजिनल जो अपन बोलते हैं ना यूएस सिटीजन्स, उनमें आप देखोगे ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिल रही है। तो वो भी एक तरीके का रीज़न हो गया सिक्योरिटी वाइज कि ठीक है अगर हम ये कर ले, तो अगर हम कार्टल्स को ब्रेक डाउन कर लें तो हम हो सकता है कि ड्रग की पूरी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दें। ड्रग्स को लेकर आपको पता है कि ट्रंप इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अभी चाइना के साथ भी उन्होंने जो अब एग्रीमेंट किया था कि ठीक है हम आप पे 25% टैरिफ्स कम करेंगे, तो उन्होंने फैंटेनिल का एग्रीमेंट किया था कि आप बेसिकली क्रैकडाउन करोगे ताकि चाइना से कोई फैंटेनिल यूएस में ना आए, है ना। तो वो वाला चीज़ है, तो एक इनका सिक्योरिटी रीज़न हो गया। तो आपने देखा स्ट्रेटेजिक रीज़न भी है या पॉलिटिकल रीज़न है, इकोनॉमिक रीज़न है और स्ट्रेटेजिक रीज़न है, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न साथ में हैं ताकि मतलब इस पूरे पर्टिकुलर कैप्चर के, ओके। अब हुआ क्या है, देखो सब लोग घबराए हुए क्यों हैं पता है, घबराए हुए इस वजह से नहीं, घबराए हुए इस वजह से हैं क्योंकि यूएस ट्रम्प जी ने ओपनली धमकी दी अभी कोलंबिया के प्रेसिडेंट को, ठीक है, कि वो अच्छे आदमी नहीं है,
उनको कंट्री चलानी नहीं आती है। ही इज़ अ सिक मैन, ठीक है, जो कोकेन सेल करते हैं और वो यूएस में बेचते हैं, और अभी ये बहुत दिनों तक नहीं कर पाएंगे। तो कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है गुस्तावो पित्रो, वो एकदम से मतलब वो हो गए कि भाई ऐसे कैसे आप हमको धमकी दे रहे हो, कल हम ही उठा लोगे, है ना। तो वो भी दिक्कत हो गई। तो अभी यूएस ने किस किस को धमकी दी है जिसको मानता है कि भाई ये तो हमारे हैं? एक तो कनाडा, जिसको हमेशा से बोल रहा है इसको तो मैं राज्य ही बनाऊंगा अपना। मैक्सिको, मैक्सिको तो आपको पता है कि यूएस की जब फर्स्ट प्रेसिडेंसी थी वो आई, बने ही राष्ट्रपति इस तर्जे पे थे कि वो मैक्सिको के साथ कुछ 3800 या 3900 किलोमीटर की जो एक वॉल है, फिजिकल वॉल, वो खड़ी करेंगे ताकि जो इलीगल माइग्रेशन होता है, आपने देखा था ना वो डंकी मूवी में, डंकी रूट के थ्रू भी, तो डंकी रूट के थ्रू भी आप देखोगे बहुत सारे लोग मैक्सिको से यूएस जाते हैं तो वो ना जा पाएँ, प्लस जो ट्रेड की स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है वो भी रोक पाएँ, ठीक है। मैक्सिको हो गया। फिर यहीं पे करेबियन आइलैंड्स में क्यूबा करके आइलैंड है, ठीक है। वो आपको पता ही है कि रशिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, रशिया भी उसको सपोर्ट करता है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिडल कास्ट्रो का आपने नाम सुना होगा। तो वो बेसिकली लीडर जो थे वो भी काफ़ी लेफ्ट लीनिंग लीडर थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले लीडर थे, कैपिटलिस्टिक नहीं थे, ठीक है। और उनकी यूएस के साथ कभी बनी भी नहीं है। तो इसलिए आप देखोगे क्यूबा को फिर से धमकी मिल रही है। वेनेजुएला के साथ तो उन्होंने कर ही दिया। वेनेजुएला के बाजू में एक देश होता है कोलंबिया, ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया ना गुस्तावो पीट्रो को अभी गुस्सा ही आ रहा है, क्योंकि कोलंबिया को भी आप देखोगे उन्होंने धमका दिया है कि आप जो है कोकेन बेचते हो तो आपको डेफिनेटली अब नेक्स्ट नंबर आपका ही है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और कौन सी कंट्री बची है यहाँ पे, ये आती है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो है बेसिकली ये स्नो कवर्ड पूरा एरिया है। इसके बाद साइड साइड में जो पोर्ट वाला एरिया है ना वही खुला रहता है। और आपको पता है कि ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क की ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, मतलब डेनमार्क के ऑक्यूपेशन के अंदर है ये। तभी वो लोग बोल रहे हैं कि ग्रीनलैंड को भी वो ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो आप बोलोगे कि ग्रीनलैंड लेने का क्या सेंस है। अब आप ये देखो कि ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है, ऊपर क्या है, आर्कटिक। आपको पता है कि आर्कटिक के रूट्स खुल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे है ना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी रह रहा है। तो एक तो आप देखोगे कि रशिया, चाइना, सब लोग आर्कटिक रूट्स बना रहे हैं। चाइना तो है वो तो बोला है कि मैं तो पोलर सिल्क रूट बनाऊंगा। तो ऑब्वियसली आप देखोगे इनको गुस्सा आ रहा है कि मतलब आप ऐसे कैसे कर रहे हो, तो हमारा भी तो रूट होना चाहिए। प्लस चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स है ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। वो सिर्फ आप देखोगे पोलर सिल्क रूट वाले इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इनको गुस्सा भी आ रहा है कि भाई चाइना जो है इनके आसपास के एरियाज़ में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहाँ पे यूएस को एक्टिव होना चाहिए था। प्लस आप देखोगे मिनरल्स, जब ये हिस्सा पिघलेगा तो यहाँ पे बोलते हैं कि ऑयल, नेचुरल गैस, वो सब तो है ही। प्लस आप देखोगे कोबाल्ट, गोल्ड, प्लस रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, जो इस वक्त आज के ज़माने में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स ही रेयर अर्थ मिनरल्स है, क्योंकि वो जितनी भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है, डिफेंस, स्पेस, रिन्यूएबल्स है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सब में ये काम आते हैं। अभी 97% इसका चाइना कंट्रोल करके है, क्योंकि वर्ल्ड की सप्लाई। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे ही ग्रीनलैंड को हथियाएंगे तो ये वाली इंडस्ट्री भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिनरल्स एक्सप्लोरेशन हो गया आपका, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आर्कटिक रूट्स हो गए। इसलिए आप देखोगे ग्रीनलैंड एक इंपॉर्टेंट हॉटबेड बना हुआ है इस वक्त यूएसए एनेक्सेशन का। और याद रखना ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ने यही बोला है कि जो ग्रीनलैंड का फ्यूचर है वो या फिर डेनमार्क डिसाइड करेगा। इनफ इज़ इनफ, ठीक है। ये और कोई डिसाइड नहीं कर सकता, वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। यूएस ट्रम्प डिसाइड नहीं करेंगे कि वो कौन सी टेरिटरी अक्वायर करेंगे। ओके, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, एब्सोल्युटली चाहिए, क्योंकि वी नीड इट फॉर आर डिफेंस। तो उन्होंने ये शब्द बोले हैं यूएस के ट्रंप ने, जिस वजह से आप देखोगे एक तहलका सा मचा हुआ है। फिर अगर हम कोलंबिया की बात करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। उन्होंने ये बोला कि ये जो मैन है जो चला रहे हैं गुस्तावो पेट्रो के बारे में, कि ये अच्छे मैन नहीं है, ही इज अ सिक मैन, और ये बेसिकली कोकेन सप्लाई करते हैं, पर ये बहुत लंबे समय तक कर नहीं पाएंगे। तो जब उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा तो आप क्या ऐसा ऑपरेशन जो आपने वेनेजुएला में किया है वो आप कोलंबिया में करोगे, तो बोलते हैं हाँ, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा ऑपरेशन है, ये मैं कभी करने की सोच सकता हूँ, ठीक है। तो वही आप सामने वाले को आप इतना गुस्सा दिला दो कि वो आग बबूला ही हो जाए, ठीक है। और जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट है और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं, आप किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में सीधे सीधे इंटरफेयर कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि क्यूबन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी यही बोला है कि यूएस के साथ जब उनके मतलब जब वेनेजुएला पे उन्होंने अटैक किया था, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किए थे ना 7 जगह पे, तभी तो वो उनको निकाल पाए निकोलस मदुरो को। तो उसमें आप देखोगे क्यूबा के 32 लोगों की डेथ हो गई है, इसलिए अब उनके लिए एक मोर्निंग डे रखा जाएगा। तो बहुत कुछ चल रहा है इसके अराउंड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो रशिया से, तो आपको पता ही है कि यूएस जो है अब उसने ओपन धमकी दी है ब्राज़ील, रशिया, नहीं ब्राज़ील, इंडिया और चाइना को, कि जो भी लोग रशिया के साथ तेल खरीद रहे हैं, रशिया के साथ आप देखोगे इतना वार्तालाप कर रहे हैं, रशिया के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर रहे हैं, वो भी सतर्क हो जाओ, क्योंकि यूएस उन पर 500% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने वाला है। तो रशियन तेल का पूरा सिलसिला क्या है, देखो इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूँ ना, एक मिनट,
अगर मैं आपसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है रशियन ऑयल का इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़ा इंपोर्टर है, ठीक है। चाइना के बाद आई थिंक सेकंड नंबर पे हम ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का इनफैक्ट अगर आप देखोगे हम लोग 85% बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो लगभग 50% अभी इस वक्त रशिया से ही आ रहा है। और हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ वो करीबन $70 बिलियन है। इसमें से $65 बिलियन का तो हम सिर्फ इम्पोर्ट ही कर रहे हैं, सिर्फ $5 बिलियन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यही चीज़ अगर आप 4-5 साल पहले देखते तो हार्डली $9 बिलियन, $10 बिलियन, मैक्स टू मैक्स $15 बिलियन। तो आप ये देखो कितना तेज़ी से हमारा ट्रेड बढ़ा है रशिया के साथ, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगाए, इंडिया ने मना कर दिया कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस वाले सैंक्शन नहीं है और हम सिर्फ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो सैंक्शंस होते हैं उसको मानते हैं, हम यूएस वाले सैंक्शंस नहीं मानते। और जो भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक हित में है, स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में है, हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बर्बाद नहीं करता, हम वो ही डिसीजन लेंगे। तो रशिया का तेल क्योंकि सस्ता आ रहा है ना, हमें अच्छे दामों में मिल रहा है। रशिया का जो तेल है उस वो हम रुपी और वहाँ की जो करेंसी है रूबल में ट्रेड कर पा रहे हैं, ठीक है। और मतलब जल्दी पहुंच जाता है, इसमें फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है, इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे रशिया का तेल इंडिया के लिए फेवरेबल था। लेकिन वही है कि जब यूएस ने इंडिया पे 25% तो पहले टैरिफ लगाए और फिर 25% पेनल्टी लगाई इस चीज़ की कि आप रशिया से तेल लेते हो तो 50% टैरिफ हो गए। तो इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज़ हो गई, बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ है जिसपे यूएस ने इतना सारा टैरिफ लगाया है। हमसे ऊपर सिर्फ चाइना पे लगाया था, लेकिन चाइना का भी उन्होंने वो G2 जो आया था ना, ये समिट, यूएस और चाइना की समिट, उसमें वो ट्रेड के साथ आप देखोगे उन्होंने टैरिफ कम कर दिए, तो चाइना भी हमसे नीचे चला गया। इस वजह से हुआ क्या कि हम पे तो इतने बड़े 50% के टैरिफ लगा रखे हैं, वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना, इन सब कंट्रीज़ के टैरिफ कम कर दिए, तो इन कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट्स थे वो एक्सपोर्ट मतलब कम्पिटिटिव हो गए और हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो महंगे थे, तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी डाउन जाने लगी। इसका आपने रिजल्ट देखा ही था कि कैसे यूएस के साथ हमारे जो एक्सपोर्ट थे वो कम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आप देखोगे फाइनली हुआ क्या है कि रशिया का जो तेल है, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता था कि अभी सपोज रशिया से हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो 50% जो तेल है वो तो रिलायंस और नायरा एनर्जी कर रहे थे। नायरा तो खैर रशियन कंपनी की एक इंडियन जॉइंट वेंचर है, तो नायरा को तो लेना ही था, पर रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेल लेता था। तो अभी इन्होंने भी कम कर दिया है, कंसिडरिंग ऑब्वियसली कि जब रशिया पे सैंक्शंस लगने वाले हैं। तो अब आप देखोगे रशिया से जितना भी हम तेल लेते थे वो अभी 18% कम हो चुका है ना। और ये भी पता है आपको कि इंडिया के जो गवर्नमेंट रिफाइनर्स है, जैसे आपका HPCL, ONGC, IOCL वगैरह, उन्होंने बेसिकली जो यूएस के LPG वाले जो इम्पोर्ट्स होते हैं, मतलब LPG के इम्पोर्ट्स लेने के लिए उन्होंने 1 साल की डील करी है कि हम 1 साल तक अमेरिका से LPG के इम्पोर्ट्स लेंगे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि रिसेंटली इंडिया ने वो शांति बिल लाया था। शांति बिल किस चीज़ को लेके था, आपको पता ही है कि शांति बिल जो था, एक मिनट, शांति बिल जो था वो था बेसिकली सिक्योरिंग एंड ये हार्नेसिंग, है ना, आपके न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया, एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप देखोगे जो शांति बिल आया था वो तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट और न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए था, और इंडिया 100 गीगावाट तक 2050 तक न्यूक्लियर पावर अचीव करना चाहता था, ठीक है। तो ये जो शांति बिल था इसमें भी हमने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स हो गए, इनको प्रमोट करने की बात करी है। और ये जो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इसमें आप देखोगे क्योंकि हमने अभी न्यूक्लियर एनर्जी को खोल दिया है, इसमें हमने प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन भी अलाउ किया है, FDI भी अलाउ किया है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब फॉरेन कंपनीज जैसे यूएस वगैरह की जो कंपनीज है वो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ही तरीका है, क्योंकि ये भी प्रेशर से ही आया है, ऐसा तो इंडिया खोलता नहीं। तो ये कहने की बातें हैं, बट आपको भी पता होना चाहिए कि प्रेशर से ही आया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि एक सी राजा जी का आर्टिकल है, आपको पता ही है, ये मेरे को बहुत पसंद है राइटर। तो सी राजा जी ने लिखा है कि बियॉन्ड मदुरो क्यों दिल्ली के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस रीजन में कुछ करने के लिए। बेसिकली ये लैटिन अमेरिकन रीजन की बात कर रहे हैं। तो देखो लैटिन अमेरिका रीजन जो है, आपने कभी भी देखा है, कभी उस पर क्वेश्चन आया है, लैटिन अमेरिका पे नहीं आया है, क्योंकि इंडिया का जो लैटिन अमेरिका के साथ रिलेशन है ना बहुत ही कम है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे रिलेशन लैटिन अमेरिका के साथ $50 बिलियन के हैं, तो चाइना जो है वो $500 बिलियन का उनके साथ ट्रेड करता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात अलग है, बट ट्रेडिंग करता है। और इंडिया जो है $50 बिलियन करता है। लैटिन अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो ब्राज़ील बहुत बड़ी कंट्री है, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई G20 का मीटिंग हुआ, ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट का प्रेजेंस, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, ब्यूरोक्रेटिक प्रेजेंस काफ़ी कम है। इनफैक्ट आप देखोगे हर जगह ऐसा होता है कि ट्रेड जो होता है फॉलोज द फ्लैग। मतलब क्या होता है कि पहले सरकार जाती है, एम्बेसी लगाती है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाती है, फिर आप देखोगे वहाँ कंपनीज जाती हैं। लैटिन अमेरिका में उल्टा है, फ्लैग फॉलोज द ट्रेड। मतलब वहाँ पे पहले बड़ी बड़ी कंपनीज गई, टाटा, इन्फोसिस वगैरह,
ठीक है, उन्होंने आप देखोगे अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया और उसके बाद उन्होंने मोटिवेट किया गवर्नमेंट को कि वहाँ पे भी आओ और वहाँ पे बेसिकली वही सर्विसेज प्रोवाइड करो जो आप बाकी कंट्रीज़ में प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे फ्लैग जो है वो ट्रेड को फॉलो किया है, ठीक है। फिर आप देखोगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सी राजा जी कह रहे हैं अभी तो अगर आप बात करोगे तो पूरे देश, पूरे विश्व में ही इंस्टेबिलिटी छाई हुई है। आपको रशिया यूक्रेन का वॉर ले लो, ठीक है, तो आपको पता अभी ना बहुत सारे लोग क्रिटिक कर रहे थे कि इंडिया जो है बिल्कुल नहीं बोला, इंडिया ने यूएस को क्रिटिसाइज नहीं किया, सिर्फ उसने यही बोला कि जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है उनको पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए रीजन में, जो भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसको उसको मद्देनजर रखते हुए सारे काम करने चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमने यूएस को ओपनली क्रिटिक करा ही नहीं, रशिया चाइना ये बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने ओपनली यूएस के अगेंस्ट बोला है, तो हमने क्यों नहीं बोला। तो ये राजा जी बता रहे हैं कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तब भी इंडिया ने कोई फोर्सफुली नहीं बोला था अगेंस्ट रशिया, ठीक है। वैसे ही आप देखोगे जब है ना इसराइल वाला पूरा प्रॉब्लम हुआ था तब भी आप देखोगे इंडिया ने कुछ फोर्सफुली नहीं बोला था। फिर आप देखोगे यूएस और इसराइल ने मिलकर जब ईरान पे स्ट्राइक करा था उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, तब भी इंडिया ने कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिक नहीं दिखाया था, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया जो था कि मतलब आपको पता ही जब हमारी 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई थी यूएसएसआर के साथ, तो इंडिया ने बेसिकली जो वेस्टर्न डोमिनेशन थे जो यूएस कर रहे थे उसके अगेंस्ट काफ़ी ओपनली बोला था, है ना। और सोवियत के साथ वो काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में अलाइन करते थे, पर वही था ना कि वो हमें कश्मीर के मुद्दे और बाकी मुद्दों में सपोर्ट भी करते थे यूएसएसआर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंडिया कौन से मुद्दों में बोलता है, इंडिया बेसिकली वो मुद्दों पे बोलता है जहाँ पे उसकी टेरिटरी इन्वॉल्व है, जनरली होता है वो चाइना के साथ। तो चाइना जब भी कोई एग्रेशन करता है, ठीक है, एक्सपेंशनिज्म करता है, तो इंडिया उसके खिलाफ काफ़ी वोकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस एक्सपेंशनिस्ट का शिकार इंडिया भी होता है, जैसे तिब्बत में हो गया या फिर अपना जो अक्साई चिन वाला रीजन हो गया है ना, वो वाला, ठीक है। तो ये वाला एक दिक्कत हमें देखने को मिलता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हुआ है आपको लगेगा कि इंडिया इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे रहा, बट ये हाई टाइम है इंडिया के लिए कि वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू करे, क्योंकि उसका इतना बड़ा गेम वहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। आप इनफैक्ट ये देखोगे कि हमारे दिल्ली में बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं जो लैटिन अमेरिका के हीरोज़ के ऊपर रखी गई हैं, जैसे आप देखोगे साइमोन दे बोलीवा हो जाएगा, बोलीविया हो जाएगा, ठीक है आपका यहाँ पे होना चाहिए उनके नाम, कहाँ गए, हाँ रोड्स इन दिल्ली, ये देखो ना साइमोन बोलीवार हो जाएगा, जोस दे सैन मार्टिन हो जाएगा, तो इनके ऊपर हमने नाम भी रखे हुए हैं अपनी दिल्ली के स्ट्रीट्स पे। तो इट्स हाई टाइम कि भाई हम इनके साथ अपने रिलेशंस भी और मजबूत करें, ठीक है। और मैंने आपको ये पहले बताया था कि निकोलस मदुरो जो थे वो बेसिकली एक लेफ्टिस्ट लीडर थे। लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी थोड़ा कम्युनिज्म टाइप, लेफ्टिस्ट टाइप की थी, सोशलिस्टिक टाइप की थी। तो रशिया चाइना से उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे और इस वजह से रशिया चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है मदुरो के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि इंडिया जो है वो हमेशा मल्टीपोलर एशिया बनाने में बिजी रहा और चाइना जो है वो डोमिनेंस दिखाने में, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इंडिया की अगर मैं प्रायोरिटीज़ बोलूँ, जो अगर आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हो, तो हम पहले पढ़ते हैं इंडिया के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं बेसिकली इंडिया के नेबरहुड के बारे में एकदम इमीडिएट, फिर हम पढ़ते हैं इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड के बारे में जिसमें वेस्ट एशिया भी आता है, साउथ ईस्ट एशिया भी आता है, ठीक है, ईस्ट एशिया भी आता है ना। और उसके बाद हम पढ़ते हैं बाकी सारा, जैसे अफ्रीका हो गया, यूएस, यू वो सारी कंट्रीज़, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में भी उधर ही आता है। इनफैक्ट आप देखोगे लैटिन, आपने अभी देखा ही था कि वेनेजुएला में इंडिया के 100 से भी कम एनआरआईज वगैरह हैं, बहुत ही कम एनआरआईज हैं हमारे, ठीक है वहाँ पे, मतलब इंडियन डायस्पोरा ही बहुत कम है, जबकि ऐसा बहुत ही कम जगहों पे होगा जहाँ पे इंडियन डायस्पोरा है ही नहीं, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसके फ्रिंजेस में आते हैं, अभी भी आप देखोगे उसका सेंटर स्टेज में नहीं आए हैं। और 2025-26 आपको पता ही है कि ट्रम्प ने तो ठान ली थी कि हम लोग टैरिफ्स लगाएंगे लगाएंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे इंडिया अब दूसरे मार्केट ढूंढ रहा है डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने एक्सपोर्ट्स को, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका जिस अगर आप देखोगे तो उसकी कंबाइंड जीडीपी अगर हम देखेंगे, कंबाइंड जीडीपी तो करीबन $5.5 ट्रिलियन है, ठीक है। उसकी पॉपुलेशन भी कितनी हो जाएगी, इंडिया से ऑलमोस्ट आधी कर लो। मैं सबका बोल रही हूँ, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पेरू, चिले, बोलीविया, इन सारी कंट्रीज़ को मिला दो तो इनका जो कंबाइंड जीडीपी है वो आएगा करीबन $5.5 ट्रिलियन। इंडिया का इस वक्त कितना है, $3.5 ट्रिलियन, ठीक है। ये अकेले देश का है, बहुत सारे देश का मिला के है। और जो लैटिन अमेरिका की पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया की है 1.4 बिलियन, ठीक है, तो इनकी हो जाएगी लगभग 0.65 बिलियन, है ना। तो लगभग इंडिया से आधी ही मान लो। तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा आप देखोगे $1 ट्रिलियन का जीडीपी है, लेकिन ये फिर भी आज भी आप देखोगे इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है। मैंने बताया ना, इंडिया का ट्रेड $50 बिलियन है तो चाइना का $500 बिलियन है, ठीक है। और मतलब
छोटी सी जो सिटी है ना सिंगापुर, उसका भी इन्वेस्टमेंट इंडिया के बराबर ही है, $50 बिलियन। तो फिर हम में और सिंगापुर में क्या फ़र्क है? आपको पता ही है कि ट्रम्प साहब मुंडो डॉक्ट्रिन को रिवाइव करने पे आ गए हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में भी साफ खोला, उसको ट्रम्प कॉलरी बोलते हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई थी, जिसमें वो लोग बेसिकली चाहते थे कि जो यूएस का इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बना रहे हैं। ये जो चाइना का कैपिटल टेक्नोलॉजी है ना, ये जो उसके मार्केट्स को कैप्चर कर रहा है, ये ऐसा ना हो, यूएस का डोमिनेंस रहना चाहिए वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इनफैक्ट आप देखोगे अर्जेंटीना को तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी विजिट किया था 1920s में, उस समय पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप देखोगे हमारे यहाँ से कोई हाई लेवल विजिट हो गई, कोई गवर्नमेंट मीटिंग्स हो गई, है ना, वो सारी चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। तो इंडिया मतलब सी राजा जी इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि ये हाई टाइम है कि इंडिया इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले, कि हम जो है अपना दबदबा इस पर्टिकुलर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में बना सकते हैं जहाँ पे हम ट्रेडिशनली प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है। अब बताओ, यूएस की ऑयल कंपनीज को जब ये खबर, मतलब जब ये खबर फैला दी ट्रम्प साहब ने कि इनको अब एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा वेनेजुला की फील्ड में, तो ऑब्वियसली इनके शेयर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। 1-2% से लेकर 7-8% बढ़े हैं। जैसे फिलिप 66 हो गया, मैराथन हो गया, पीबीएफ हो गया, वलीरो हो गया, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रूड ऑयल, कि क्रूड ऑयल का क्या टाइप है। होता क्या है, जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चा तेल होता है ना, इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं डिपेंडिंग आप इसको कहाँ से निकाल रहे हो। जैसे एक होता है आपका ब्रेंट क्रूड, ये सबसे अच्छा क्रूड होता है, इसमें सल्फर बहुत कम होता है, ये थोड़ा सा स्वीट होता है, ठीक है। अब ये जो वेनेजुला का क्रूड है ना, ये है आपका हैवी क्रूड। हैवी क्रूड कब होता है, जब उसका सल्फर कंटेंट बढ़ जाता है। सल्फर कंटेंट बढ़ जाता है तो क्रूड कैसा डार्क सा दिखता है थोड़ा कलर में, ठीक है। उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो बहना कम हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी बढ़ जाता है। बट इसमें से क्या होता है फिर, जैसे देखो ये जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, इसको आप एक ऐसे डिस्टिलेशन यूनिट में डालते हो, ठीक है, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन यूनिट में डालते हो, और मतलब एक तरीके से रिफाइनरी होती है उसमें डालते हो, तो वहाँ से क्या होता है, आपको सब मिलता है। आपको गैसेज मिलती है, पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है ना। फिर यहाँ से आपको एविएशन टर्बाइन फ्यूल मिलता है, आपको पेट्रोलियम जेली वगैरह भी मिलती है, आपको ब्यूटामिन भी मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है, लो से हाई आपको हैवी तक बहुत सारे ग्रेड्स मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के, जब आप क्रूड ऑयल को अंदर डालते हो डिस्टिलेशन यूनिट के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वेनेजुएला वाला है ना वो हैवी है, तो हैवी में क्या होता है, आपको पेट्रोल गैस नहीं मिलता, लेकिन आपको डीजल और ये जो नीचे वाली चीज़ें होती है ना, वो बहुत अच्छे से मिल जाती हैं। पर हैवी क्रूड ऑयल को जो डिस्टिलेशन यूनिट होता है ना, इसमें डिस्टिलेशन करने में बहुत मेहनत लगती है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि उसका पहले जो प्री डिस्टिलेशन काम होता है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जो वेनेजुएला से तेल आ रहा है ना, जो हैवी वाला क्रूड ऑयल है, ये हर कोई रिफाइनरी में आप रिफाइन नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेसिफिकली ग्रेडेड रिफाइनरीज चाहिए। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस हो गया, एक दो आप देखोगे पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हो गई, है ना, वो ही इस तेल को आप देखोगे रिफाइन कर पाएंगी। तो यूएस में भी वही है। एक तो वेनेजुएला की आपको पता है कि उनका जो ऑयल का स्ट्रक्चर है, ऑयल एंड गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। उसको भी रिवाइव करने की बात करी जा रही है, उस पर $1 बिलियन पैसे खर्च होंगे। तो यूएस साहब वही बोल रहे हैं कि ट्रम्प साहब ये बोल रहे हैं कि ये जो कंपनीज है तेल वाली, वो जहाँ जाएंगी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगी, बहुत सारे पैसा खर्च करेंगी, और फिर जो तेल निकलेगा उसको वो बेच सकती हैं, ठीक है। तो वो पूरा इशू वो समझा रहे हैं। तो यहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो वेनेजुएला का क्रूड है वो बहुत ही हैवी सल्फर कंटेंट के साथ है, काफ़ी सार होता है, इसलिए वो डीजल और हैवी फ्यूल्स बना सकता है, ठीक है। पर उसमें बहुत कम मार्जिन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च होता है इसमें। अब इसी को आप कंपेयर करो मिडिल ईस्ट से, जो आपका तेल आ रहा है, ब्रेंट क्रूड जो आ रहा है, तो वो ज़्यादा ईजी होते हैं रिफाइन करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको, हाँ, ये एक चीज़ और है, जब इनिशियली क्या था कि यूएस और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के संबंध ठीक ही थे, तो वहाँ पे जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में टेक्सास के अराउंड आपको बहुत सारी रिफाइनरीज मिलेगी यूएस की। तो वहाँ पे जितनी भी रिफाइनरीज बनी थी ना, वो बेसिकली जो गल्फ वाली रिफाइनरीज हैं, वो हैवी क्रूड को ये कर सकती हैं, मतलब प्रोसेस कर सकती हैं, क्योंकि वो वेनेजुएला के तेल के हिसाब से बनी थी, ठीक है। लेकिन वही है, उसके बाद वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस वगैरह लगा दिए, तो वहाँ से तेल आना बंद हो गया। अब आपको पता है कि शेवरॉन एक कंपनी है, ठीक है, उसका ऑलरेडी प्रेजेंस है वेनेजुएला में, और वो आप देखोगे, क्योंकि जिसका ऑलरेडी प्रेजेंस है, जिसने ऑलरेडी पैसा खर्च कर रखा है, इन्होंने यूएस से स्पेशल वेवियर ले लिया था कि वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, तो वो उनको एक अर्ली बेनिफिट मिल जाएगा इस पूरे यूएस की पॉलिसी का, और मतलब बाकी लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एक ही आर्टिकल आया है मनजीव सिंह पुरी जी का, जो हमारे एम्बेसडर रह चुके हैं पहले ईयू और नेपाल में। तो उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है इस समय ट्रम्प, वो एक तरीके से बिजनेसमैन है, ठीक है। उनके आपको पता है बहुत सारे बिजनेस है, रियल एस्टेट में हो या नहीं हो, और उन्होंने हमेशा से बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, वो क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों में बिलीव भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनका एक डिक्टम है कि जो एग्जॉन मोबिल के लिए अच्छा है ना, वो अमेरिका के लिए भी अच्छा होगा, मतलब जो यूएस की तेल कंपनियों के लिए अच्छा है ना, वो बेसिकली हमारे लिए भी अच्छा होगा। और इसलिए आप देखोगे उन्होंने वेनेजुएला में ये जितनी भी यूएस की कंपनीज हैं उनको जाने के लिए एक तरीके से परमिशन देंगे, ठीक है।
अब आप देखोगे अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस इस समय वर्ल्ड में लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन जो उसका ऑयल आता है वो शेल ऑयल आता है, ठीक है। वो बेसिकली आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फिर फ्रैकिंग से आता है। फ्रैकिंग मतलब क्या होता है, देखो एक तो आपका तेल होता है कि भाई आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे जो रॉक्स वगैरह हैं उसी में कहीं ना कहीं आप देखोगे तेल या फिर नेचुरल गैस भरा हुआ है, तो उसको निकालना काफ़ी ईजी होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका मिडिल ईस्ट वाला रीजन, ठीक है, पर्शियन गल्फ, जहाँ पे आप देखोगे भर भर के काफ़ी आपको तेल मिलता है। अब दूसरा है यूएस। यूएस में क्या है, यूएस में कुछ ऐसे रॉक्स हैं, ठीक है, जिनको अपन शेल रॉक्स बोलते हैं। उनके अंदर से मिलता है आपको शेल ऑयल या फिर शेल गैस। लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत एक तो डीप है, ऊपर से पहले आपको वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल ऐसे आपको खुदाई करनी पड़ेगी, और फिर यहाँ से आप बेसिकली एक मिक्सचर डालते हो और यहाँ से फिर आप तेल बाहर निकालते हो। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने में बहुत सारा पानी, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारा एफर्ट वो सब लगता है, और आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की ड्रिलिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रैकिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी फ्रैकिंग। तो इसमें आप रॉक्स जो है ना उनको ही तोड़ रहे हो, ठीक है। तो यूएस में ये वाला ऑयल जो है ना सबसे ज़्यादा निकलता है, इसका वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे जो मैंने बताया ना टेक्सास के अराउंड रिफाइनरीज हैं, वो तो वेनेजुएला वाले ग्रेड को मतलब ईजिली रिफाइन कर सकती हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वेनेजुएला में तेल के अलावा भी तो कुछ मिलता होगा, तो वहाँ गोल्ड भी मिलता है, वहाँ कोयला भी मिलता है, ठीक है। और मतलब इसके अलावा अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि ट्रम्प के खुद के जो एक्सपेंशनिस्ट उनकी पॉलिसी थी ट्रम्प 1.0 में, तो वो इतनी अच्छी तरीके से फॉलो कर नहीं पाए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी तक समझ रहे थे कि कैसे चलता है प्रेसिडेंसी में, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जब वो 2.0 प्रेसिडेंसी आई है ना, तो कोई गार्ड रेल्स नहीं है, मतलब कोई आप देखोगे लिमिटेशंस नहीं है। वो बेसिकली एक ऐसे लीडर की तरह पहचाने जाना चाहते हैं जिन्होंने यूएस की जो हेजिमोनिक पावर थी उसको इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनका जो ये पूरा फिलॉसफी है ये किसके साथ सपोर्ट में है, मागा गए, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। वो बेसिकली अल्टीमेटली उनकी पॉलिसी यही है कि हम अमेरिका को ग्रेट कैसे बनाएं, इसके लिए अगर उनको कुछ भी करना पड़ा तो वो करेंगे, ठीक है। जब भी इंस्टेबिलिटी होगी मार्केट में, हमेशा याद रखना कि शेयर मार्केट जब भी नीचे जाता है, गोल्ड सिल्वर इन सब के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखोगे गोल्ड सिल्वर में भयंकर तेजी आई थी, और इनफैक्ट इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, रोज़ 10,000 12,000 मार्केट टूट रहा है, ऊपर उठ रहा है, टूट रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो अंटिल आपके पास इतना लग्जरी हो कि आप 5-10 लाख रुपए गंवाया मतलब कमा भी सकते हो, गंवा भी सकते हो, तो आप बेसिकली इस मार्केट से थोड़ा दूर ही रहें, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और वही है कि जो सिल्वर के प्राइसेस में स्विंग आ रहा है, वो मतलब उसमें एक तो ये वाली वॉलिटिलिटी है ही, क्योंकि युद्ध वगैरह चल रहे हैं, प्लस आप देखोगे चाइना जो है उन्होंने भी कहीं ना कहीं सिल्वर के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, और जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए वो बढ़ा दिया था। इस वजह से आप देखोगे सिल्वर के प्राइसेस और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गए थे। अब ये वही चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी, कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको वाली, कि कैसे अब जो अपने यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो इसके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। एक मिनट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस ने, मैंने आपको बताया ना, कोलंबिया, मेक्सिको, है ना, इनके खिलाफ भी एक्शन लेने की बात करी है। और क्यूबा तो ऑलरेडी वो बोल रहे हैं कि इट लुक्स लाइक कि अब वो रेडी है एकदम फेल करने के लिए, तो उसको भी एकदम ओपन धमकी दे दी है, ठीक है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना पूरा का पूरा दबदबा चाहते हैं वो। और इसमें बस वही है कि एक तो ये क्या बोल रहे हैं इन कंट्रीज़ को एनेक्स करने के लिए, एक तो इमिग्रेशन एक इशू है, एक ड्रग्स एक इशू है, आइडियोलॉजी एक इशू है क्योंकि वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग हो जाएंगे, या फिर उनके जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स है कि चाइना वाइना जो है उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे कोलंबिया की अगर हम बात करें तो कोलंबिया जो था, ये देखो, ये रहा। तो कोलंबिया जो था यहाँ पे वेनेजुएला है, और ये कोलंबिया है। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों में खुलती है। ये आपका जी के रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोलंबिया अगर आप देखोगे हिस्टोरिकली यूएस से काफ़ी क्लोज था, उसके अच्छे ट्रेड और सिक्योरिटी टाइज भी थे, और वो कोलंबिया भी है ना यूएस को काफ़ी अच्छा तेल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और वो लीडिंग, लेकिन जैसे वो तेल प्रोड्यूस करता है ना, वैसे आप देखोगे कोलंबिया में कोकेन भी होता है, और वहाँ पे कोकोआ प्लांट्स जो होते हैं ना उसका भी वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे दुनिया में जितना भी कोकेन और ये कोकोआ होता है उसका 60% के आसपास अकेला कोलंबिया ही देता है। और याद रखना, जब से ये जो नए प्रेसिडेंट आए थे कोलंबिया के, गुस्तावो पेट्रो, तब से यूएस और कोलंबिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो एक लेफ्टिस्ट लीनिंग मतलब प्रेसिडेंट है, ठीक है।
और उन्होंने यूएस के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, ठीक है, जो कोलंबिया के डिपोटीज़ को लेके आ रहे थे, उन्होंने वो लेने से साफ मना कर दिया था। और इनफैक्ट उन्होंने, आप देखोगे, जो वेनेजुला पे अटैक किया, उन्होंने साफ बोला है कि इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ है। इन्होंने वहाँ की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हस्तक्षेप किया है, एक असॉल्ट इज वैनिटी को लेके। तो कहीं ना कहीं इससे लार्जर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमारे सिचुएशन, हमारे क्षेत्र में खड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी कड़ी निंदा करी है ट्रम्प की। फिर हम चलते हैं मैक्सिको की तरफ। देखो मैक्सिको को तो मैंने आपको बताया ना, उन्होंने बोला था कि सॉरी 3,000 किलोमीटर की, 3100 किलोमीटर की मैं बाउंड्री बनवाऊंगा, ठीक है, ऑल्दो वो बनी नहीं, बट फिर भी उन्होंने इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, इलिसिट ड्रग्स जो आता है, अब जैसे कोलंबिया से तो आपको कोकेन आता है, कोकेन तो नेचुरल हो गया। मैक्सिको से आता है आपका फेंटनिल, जो एक सिंथेटिक ड्रग होता है जो आप लैब वगैरह में बनाते हो, जिस वजह से आप देखोगे ड्रग का ओवरडोज यूएस में काफ़ी बड़ा है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब वो पहली बार भी आए थे तो उन्होंने बोला था कि वो यूएस और मैक्सिको के बीच में एक दीवार खड़ी करेंगे। और अब उन्होंने क्या करा है, कनाडा, चाइना, मैक्सिको, ये जो फेंटनिल ट्रैफिकिंग करते हैं, फेंटनिल की जो ट्रेडिंग हो रही है, इस पे जो देश शामिल है ना, उन सब पे आप देखोगे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात करी है। इनफैक्ट आप देखोगे जैसे यहाँ पे करेबियन सी में इतने दिनों से वो वेनेजुला की बोट्स पर अटैक कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो मैक्सिको से जो भी उनको लगता है कि ये हो सकता है फेंटेनिल लेके आ रहा हो, तो उस पर अब आप देखोगे वो ड्रोन स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ठीक है, ड्रग कार्टल्स के पीछे पड़ गए हैं। और मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे उन्होंने एक परमिशन मांगी थी कि हम अमेरिकन ट्रूप्स को मैक्सिको में आने देते हैं, पर वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, एक लेडी हैं क्लॉडिया शिनबॉम, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, यूएस को अपनी मिलिट्री लाने की मैक्सिको में परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इनफैक्ट। फिर आप देखोगे हम चलते हैं छोटे से देश क्यूबा पे, जो करीबियन सी में आता है, ठीक है। और यूएस और क्यूबा के रिलेशनशिप तो मैंने आपको पहले से बताया, शुरू से ही ख़राब है, ठीक है, राइट फ्रॉम कोल्ड वॉर, फिडल कास्ट्रो के टाइम से ही आप देखोगे ख़राब है। वहाँ पे बे ऑफ पिग्स इन्वेजन भी होने वाला था। फिर आपको पता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हो, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिसी का रिवर्सल, बराक ओबामा जो थे उन्होंने क्यूबा के साथ थोड़ा सा दोस्ती करने की, अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ट्रम्प साहब ने आके उसको पूरा उलट दिया है। इनफैक्ट आप देखोगे जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए बोलता है ना स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेररिज्म, वैसे ही कहीं ना कहीं आप देखोगे ट्रम्प साहब क्यूबा को बोलते हैं ये तो स्टेट ही पूरा टेररिज्म को सपोर्ट करती है, ठीक है। और क्यूबा जो था वो वेनेजुला से तेल लेता था, अब वेनेजुला को हड़प लिया है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि लोग बोल रहे हैं कि क्यूबा में कहाँ से आएगा, क्योंकि रशिया और चाइना जो है क्यूबा में हेविली इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली जब वेनेजुला के साथ ये हो गया, तब रशिया और चाइना भी थोड़ा सा दूर रहेंगे इन्वेस्टमेंट करने से, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और है वो ग्रीनलैंड, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कनाडा के ऊपर की साइड पे आता है, ठीक है। और उन्होंने, मैंने पहले ही बताया कि ट्रम्प साहब ने बोला है कि ग्रीनलैंड हमें एब्सोल्युटली चाहिए, हमारे डिफेंस के लिए चाहिए, और वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अमेरिकन फ्लैग से मतलब वो रैप्ड होगा। तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड में, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इमर्जिंग शिपिंग रूट्स जो आर्कटिक में आ रहे हैं, प्लस आप देखोगे यूएस के बहुत सारे ऑपरेशंस जो हुए थे कोल्ड वॉर में, उनका बेस भी ये रहा था। इनफैक्ट यहाँ से आप देखोगे रशिया चाइना वो कहीं भी अटैक कर सकते हैं, वहाँ से आने वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकते हैं, ताकि वो यूएस में घुसे उसके पहले ही वो अपन बोलते हैं ना न्यूट्रलाइज कर दी जाए। तो उन सब के लिए भी आप देखोगे ग्रीनलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस आप देखोगे रशिया चाइना वो भी हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीनलैंड में, तो उनको भी काउंटर करने के लिए यूएस अब मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेचैन हो रहा है। प्लस आप देखोगे कि गोल्ड निकल वो तो मैंने आपको बता ही दिया, रेयर अर्थ मिनरल्स हो गया, ठीक है। चाइना वहाँ पे काफ़ी सारा दबदबा बना के है माइनिंग में, है ना। इनफैक्ट आप देखोगे जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं माइन मिनरल सेक्टर में ग्रीनलैंड पे, उसमें 10 से 11% अकेला चाइना ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बाद। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो यूएस को हजम नहीं हो रही है। फिर आप देखोगे चाइना वहाँ पे सिर्फ मिनरल सेक्टर में नहीं, मैंने बताया था ना आपको, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने में तो बनाया हुआ है। आर्कटिक सी रूट, उनका पोलर सिल्क रूट जो है उसको बनाने में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि यूएस जो एक दबदबा बनाना चाहता है डेनमार्क में कि अब आप चाइनीज़ कंपनीज़ को अलाउ मत करो, नहीं तो फिर देख लो जो वेनेजुला के साथ हुआ है वो आपके साथ भी करेंगे, ओके। फिर अब ये एक आर्टिकल आया था कि कैसे वेनेजुला का अगर बाजार खुलता है वहाँ पे, अगर आप देखोगे यूएस की कंपनीज जाती हैं और तेल वगैरह निकालती है, तो कैसे इंडिया को मतलब शॉर्ट टर्म से, मीडियम टर्म से, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा ही होगा। क्यों? क्योंकि वेनेजुला का जो तेल है ना, एक तो पहली बात है कि जैसी मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी डिमांड तो उतनी है, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में सप्लाई बढ़ने से जो मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो कम हो जाएंगे। इंडिया जो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। प्लस आप देखोगे क्योंकि वेनेजुला का जो तेल है वो हैवी तेल है, मैंने आपको बताया हर रिफाइनरी इसको प्रोसेस नहीं कर सकती है, तो ये जो तेल होता है जनरली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बेचा जाता है। पहले भी आप देखोगे वेनेजुला का तेल डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आता था, तो इसीलिए आप देखोगे इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो डिस्काउंटेड प्राइसेस में ये तेल खरीद सकता है। इंडिया की जो रिफाइनरीज है वो भी रेडी हैं, ठीक है।
और मतलब इस तेल को प्रोसेस करने के लिए। तो इस वजह से क्या होगा, वेनेजुएलन तेल जैसे ही मार्केट में आएगा, अगर ट्रम्प साहब ने अलाउ किया तो वेनेजुएलन तेल मार्केट में आ जाएगा। और ये आप देखोगे कि मतलब इससे, क्योंकि इंडिया की रिफाइनरीज रेडी हैं इसको प्रोसेस करने के लिए, तो हमें इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारा का सारा तेल खुद ही खपत करें, हम रिफाइन करके बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी इंडिया के लिए। तो अगर आप देखोगे ये जो हैवी क्रूड्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना कि एक तो ये विस्कस कम होते हैं, थिकनेस इनकी ज़्यादा होती है, और आप देखोगे कि सल्फ़र ज़्यादा होता है इनमें। ठीक है, और डिफ़िकल्ट होते हैं, इसमें जो हैवी कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। तो ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है, जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे रिलायंस एनर्जी हो गया, नायरा हो गया, है ना, प्लस आप देखोगे इंडियन ऑयल की जो पैरादीप रिफाइनरी है, ठीक है, उड़ीसा वाली, प्लस आप देखोगे एच और मित्तल की जो जॉइंट वेंचर है, ठीक है, एच का जो विशाखापट्टनम वाली रिफाइनरी है, तो ये सारी आप देखोगे हैवी क्रूड के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे यूएस अलाउ करेगा वैसे ही वेनेजुला का तेल लेके ये जैसे सैंक्शंस खत्म होंगे तो ये वहाँ पे प्रोसेस कर सकती हैं। ठीक है, प्लस आप देखोगे कि ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे पास जो फीड स्टॉक है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। प्लस आप देखोगे प्रोक्योरमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा जो डिपेंडेंस है मिडल ईस्ट पे वो कम होगा। इस वजह से हम मिडल ईस्ट के साथ भी आप देखोगे बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स कर पाएंगे, अदर सप्लायर्स के साथ निगोशिएट कर पाएंगे। ठीक है, और प्लस इससे जो मोनोपोली है मार्केट में, है ना, जो ओलिगोपोली है वो भी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली ओवरऑल तो अगर आप देखोगे जो वेनेजुला के साथ हुआ है, जो ट्रंप ने किया है, मतलब वैसे अगर आप देखोगे कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ है, यूएन चार्टर का उल्लंघन है, वो सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर तेल पंप आउट हुआ तो उससे इंडिया को फ़ायदा होगा ही होगा। तो इंडिया के ट्रेड पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छा है। अब हुआ क्या है, फ्रांस की जो फर्स्ट लेडी हैं ब्रिगिट मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन की वाइफ, है ना, तो उनके खिलाफ आप देखोगे 10 लोगों ने बहुत ही अजीब व गरीब कमेंट्स पास करे थे। उनको गिल्टी पाया गया है साइबर बुलिंग के केसेस में, क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो ट्रांसजेंडर हैं, वो तो मैन थी पहले, है ना, बहुत ही अजीब अजीब क्लेम्स लगा रहे थे उनकी सेक्सुअलिटी को, उनके जेंडर को लेके। तो फाइनली उनको साइबर बुलिंग के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है, और इससे क्या होता है, देश में अवेयरनेस फैलेगी कि ऐसी कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं करी जाएगी। वहीं आप देखोगे गिनिया एक देश है, ज़रा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में गिनिया कहाँ पे है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। अब मतलब वो कितने डेमोक्रेटिक है वो पता नहीं। 2021 में वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, मिलिट्री कू, ठीक है। उसके बाद 2025 में इलेक्शंस हुए थे वहाँ। तो उस इलेक्शन में आप देखोगे कि जो इनके ये हैं ममादी दुम्बोया, ठीक है, ये बेसिकली इलेक्शन जीत गए हैं 86% वोट के साथ। पर वही है कि देखो, जिसने तख्ता पलट किया है वो कितना फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएगा, ये तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं, है ना। फिर आप देखोगे जर्मनी बर्लिन में क्या हुआ है कि एक फायर ब्रेकआउट हुई है, उस वजह से आप देखोगे वहाँ की लाइट ही चली गई, पावर आउटेज हो गया, 45,000 घर जो थे बिना बिजली के थे। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि वो जो आग लगाई गई थी वो बेसिकली लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो अपने लोग होते हैं उनके द्वारा लगाई गई है, पर अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, अब आई थिंक दो बड़े आर्टिकल्स जो आपको आज के न्यूज़पेपर में मिलेंगे, जिसपे सिर्फ आर्टिकल्स ही आर्टिकल्स है, ये देख लो आप, लास्ट तक यही चल रहा है। उसके बाद तो बस 2-3 ही आर्टिकल्स हैं जो मतलब नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, ऐसा उसमें कुछ है नहीं। वो है, अब जैसे एक था आपका वेनेजुला पूरा तेल से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल जो है वो है आपके बेल से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो बेल का पूरा मामला आया है, आपको पता है उमार खालिद और शर्जील का आज, और प्लस 5 अदर लोग थे, उनकी हियरिंग थी बेल रिलेटेड, क्योंकि उनको यूएपीए के अंदर जो दिल्ली में राइट्स हुए थे 2020 में, 2020 में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए थे, उसके अंदर आप देखोगे उनको बंद किया गया था, क्योंकि सरकार ने इन पे यूएपी के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर इनको बंद किया था, और उनको टेररिस्ट के मुताबिक घोषित करते हुए कि टेररिस्ट मीन्स यूज़ कर रहे हैं सोवेनिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ इंडिया ब्रेक करने के लिए, उसके फ्रेंडली रिलेशंस के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर इनको बंद किया था, तो इनकी बेल प्ली को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। पर इनके साथ जो 5 और लोग थे, जैसे गुलफिशा हो गया, शिफा और रहमान हो गया, मीरान हैदर हो गया, मोहम्मद सलीम हो गया, शदब हो गया, इनको बेसिकली बेल पे रिलीज़ कर दिया है। ऑब्वियसली ये कंट्री छोड़ कर नहीं जा सकते, इनको हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, इनको कोई भी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो वो सारी कंडीशंस के साथ, ना ही ये विटनेस वगैरह जो होते हैं केस के, उनके साथ मिलकर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन टर्म्स पे आप देखोगे ये बाकी 5 लोगों को तो इन्होंने रिलीज़ कर दिया, पर उमर और जो ये हैं शर्जील है, इनको मना कर दिया। इनको बोला कि अभी तक इन्होंने बेसिकली बेल लगाई थी ये कह के
कि 5 साल हो गए हैं, ये तब से अंडर ट्रायल ही हैं। तो ऑब्वियसली इन्होंने जो अपना सेंटेंस था वो सर्व कर लिया, तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी इनके जो बेल प्ली है ये 1 साल बाद लगा सकते हैं, या फिर आप देखोगे जब सारे विटनेसेस जो हैं उनका पूरा बयान आ जाएगा, क्योंकि लगभग 800 विटनेस है इस केस में, तो 200 विटनेसेस से ज़्यादा के भी बयान लेने बाकी हैं। तो जब या तो वो हो जाए या फिर 1 साल बाद ये फिर से बेल के लिए लगा सकते हैं। और जो इनका क्राइम है, जो इसकी ग्रेविटी है, उसके हिसाब से अभी आप देखोगे इनको नहीं लगता कि इनका जो अंडर ट्रायल में पनिशमेंट था वो ख़त्म हुआ है, इनको थोड़ा सा और सर्व करना चाहिए। और इन्होंने बेसिकली जो कोर्ट है उन्होंने ग्रेडेड, इस बार जो डिफ्रेंसिएशन होता है पेनल्टीज़ में, या फिर आप बोल सकते हो जेल टर्म में, वो अप्लाई किया है। उन्होंने बेसिकली बोला है कि जो लोग हड़ताल या फिर ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स वर्सेस एग्जीक्यूटर्स, इसमें फ़र्क किया है। उन्होंने बोला है जो एग्जीक्यूट करते हैं वो तो क्या करते हैं कि भाई तुम पैसे इकट्ठे कर लेना, तुम लोगों को जमा कर लेना, तुम है ना लोगों को पैम्फलेट्स वगैरह बांट देना, इनका बहुत छोटा रोल रहता है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज करते हैं, पूरा प्लान बनाते हैं, किसको लेंगे किसको नहीं लेंगे, शामिल कैसे करेंगे, क्या क्या करना है, ये बेसिकली ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि एग्जीक्यूटर्स को उन्होंने सारे बेल पे रिलीज़ कर दिया, लेकिन शर्जील और उमार को उन्होंने ऑर्गेनाइजर मानते हुए उनको रिलीज़ नहीं करा है। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। इनफैक्ट आप देखोगे बहुत सारी जगह पे जीएनयू पे तो इसको लेकर प्रोटेस्ट ही हो गए हैं, अगर आप देखोगे, क्योंकि हम पहले का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इसलिए। पर अगर आप नेक्स्ट डे देखोगे तो जीएनयू में इसको लेकर स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट वगैरह करे, उनके ऊपर भी फाइनली जीएनयू और सरकार ने केसेस दर्ज करे हैं। बट अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट बोलता था, 2021 का उनका एक केस आया था जहाँ पे वो बोलते थे कि जेल इज़ एन एक्सेप्शन, बेल इज़ अ नॉर्म। ठीक है, मतलब जेल जो होता है ना लोगों को, वो एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल ही नॉर्म होना चाहिए। लेकिन फाइनली आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट 2026 में इस रूलिंग से पीछे हट गया। उन्होंने बोला जो ये आपने पूरा बोला था ना कि आपको जेल में जो रखा जा रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, ये बेसिकली एक एक्सेप्शन की तरह ही रखा जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये हर केस में लागू नहीं होता, स्पेशली उन केसेस में जिनमें आप टेररिस्ट की तरह मतलब टेररिस्ट वाले चार्जेस पे अंदर गए हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर केस क्या है, आपने कितना सर्व कर लिया है सेंटेंस, आपका क्या इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अगर आप बाहर गए तो आप विटनेसेस को टैंपर कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इनको हम बेल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसिक्यूशन था ऑब्वियसली उन्होंने तो दिखाया कि कैसे इनका सेंट्रल रोल था, पूरा इन्वॉल्वमेंट था शुरू से लेकर, प्लानिंग से लेकर, मोबिलाइजेशन से लेकर, पूरी स्ट्रैटेजी बनाने में। ठीक है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी अक्यूज आए थे, ये गुलफिशा, शिफा, मीरन मोहम्मद, शदब, ये और जो उमार और शर्जील है, ये सेम फुटिंग पे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका काम ही अलग अलग था। तो बाकी 5 लोगों को उन्होंने बेल दे दी है, और इन दोनों को आप देखोगे प्राइमा फेसी मानते हुए अभी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो यूएपीए की टेरर की डेफिनेशन थी, उसके अंदर क्या होता है कि आप ही लिखते हो कि कोई भी ऐसा बंदा जो सॉवरेनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी उसके साथ उसके खिलाफ है, या फिर वो आर्म्स, वायलेंस, है ना, बॉम्ब्स और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, या फिर एनी अदर मीन्स। तो ये जो एनी अदर मीन्स है ना, इसको एक्सपैंड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसके अंदर ही ये आपका उमर और शर्जील का पूरा क्राइम आता है। ठीक है, और ये जो पीरियड होता है आपके इनकैर्सरेशन का मतलब क्या होता है, जब तक आप जेल में हो। तो ये जो पीरियड होता है जनरली ऐसा मानते हैं कि आप बिना किसी मतलब दोष के सिद्ध हुए जब आप 5-6 साल जेल में रह लेते हो, तो जनरली सुप्रीम कोर्ट आपको ना रिहा कर देता है, ये बोल के कि इन्होंने 5-6 साल अपने ऑलरेडी मतलब पनिशमेंट के काट लिए हैं, तो इनको रिहा कर दिया जाए बॉन्ड वगैरह पे, है ना। जैसे इनको भी आप देखोगे जो रिलीज़ किए हैं उनको भी 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी बॉन्ड और 2 रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली से एक सिक्योरिटी देने को बोला है कि भाई ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे दोबारा, प्रोटेस्ट वोटेस्ट में शामिल नहीं होंगे, ऐसी वाली। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है जनरली क्या करता है, जो पीरियड ऑफ इनकार्सरेशन होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो गुजर चुके हैं उससे, उसको काउंट करते हुए बोलते हैं कि उसको ये ड्यूली कंसिडर किया जाता है। लेकिन आप देखोगे इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो थ्रेशोल्ड इन्होंने 5-6 साल बिताए हैं, ये अभी तक भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परमिसिबिलिटी है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं करे हैं। ठीक है, और सीधी बात ये है कि वो नहीं चाहते कि विटनेसेस को कांटेक्ट करें, है ना। और मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जो यूएपीए होता है ना, उसके अंदर सेक्शन 43 होता है, जिसमें क्या होता है, लिखा हुआ होता है कि भाई आपने अगर कुछ जो स्टैट्यूटरी थ्रेशोल्ड होता है ना, अगर आपने वो पूरा कर लिया है वहाँ पे जेल में रहने का, तो आपको रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन वही है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि अभी तक उनको लग नहीं रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है इनकार्सरेशन वाली, वो इनकी पूरी हुई है। ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि सिट इन हो, चक्का जाम वगैरह हो, है ना, आपने सिलेक्शन ऑफ लोकेशन हो, तो बेसिकली इन्होंने ही पूरा काम किया, ऑर्गेनाइज से लेकर, प्लानिंग से लेकर, स्ट्रैटेजी बनाने का, कि भाई चक्का जाम कब होगा, डेमोन्स्ट्रेशंस कब होंगे, लोगों को पैम्फलेट्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, लोकेशंस कहाँ पे होंगे। ठीक है, प्लस आप देखोगे पूरे पॉलिटिकल एजेंडा बनाना, पोएम्स वगैरह लिखना, तो ये पूरा काम ही आप देखोगे इन्होंने किया है। ठीक है,
और इन्होंने वही बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको लिबर्टी देता है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट लिबर्टी है। ये तो यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है कि लिबर्टी का मतलब क्या होता है। तो लिबर्टी का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको फ्री विल है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो हटाए जा रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड जब आपको लिबर्टी है तो सामने वाले की लिबर्टी भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब आप कुछ भी कर सकते हो तो सामने वाला भी कुछ भी कर पाएगा। तो इसलिए आप देखोगे हमारी लिबर्टी पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। और ये रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए होते हैं? ताकि सोसाइटी में सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। तो ये जो अपने अक्यूज थे उमार और शर्जील, उन्होंने बोला बेसिकली बोला था कि जो ट्रायल में डिले हुआ है ना, ये एक की ग्राउंड है, क्योंकि 2021 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था अगर ट्रायल डिले होती है तो जो एपेलेंट है उसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। बट कोर्ट ने सीधे सीधे ये बोला है कि आप खुद ही अपने डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आप पहले एप्लीकेशन लगा रहे थे, आपने सेशंस कोर्ट में लगाई, फिर आप वहाँ से हाई कोर्ट में गए, फिर वहाँ से वापस ले ली, फिर आप वापस सेशन कोर्ट में आए, फिर आपने अपने फैक्ट्स चेंज कर दिए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में आए, फिर वहाँ से हटाई, फिर सेशन कोर्ट में गए। तो ये जो डिले हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। प्लस आप देखो, कंसिडर करो कि 800 से ज़्यादा पन्ने हैं, 600 से ज़्यादा आप देखोगे हमने विटनेसेस जो हैं उनको एग्जामिन करना है, तो इन सब पे इतना टाइम लगता ही है, ठीक है। तो ये भी एक पहली बार ही देखने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट अपने कहीं ना कहीं मना कर रहा है कि नहीं, अगर डिले हुआ भी है तो आपकी साइड से है, तो हम इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं यही बता रही थी कि यूएपी की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर जो टेररिस्ट होता है वो कौन कहलाए जाते हैं, जिसका इंटेंशन ये था कि वो थ्रेटन करना चाहता है इंडिया की सॉवरेनिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, यूनिटी को, ठीक है। या फिर आप देखोगे स्ट्राइक करना चाहता है या स्ट्राइक कर दिया है उसने, इंटेंशन है उसका टेरर स्ट्राइक करने का लोगों के हार्ट में, ठीक है, या फिर एनी सेक्शन ऑफ पीपल। और स्ट्राइक कैसे करेगा टेरर? जब वो बॉम्ब्स, डायनामाइट या फिर कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस या इनफ्लेमेबल सब्सटेंस या फिर फायर आर्म, है ना, या फिर कोई एनी अदर मीन्स। ये जो एनी अदर मीन्स है ना, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है। और ये मैंने बताया था ना दिल्ली हाई कोर्ट की जो 21 की रूलिंग आई थी, जहाँ पे उन्होंने बेल ग्रांट कर दिया था दिल्ली राइट के केसेस में, ये बोल के कि कोर्ट जो है वो डेफिनेशन जो टेरर की है वो स्ट्रेच नहीं कर सकता। ये जो एनी अदर मीन्स है, देखो अब जैसे ये जो लाइन लिखी हुई है कि बॉम्ब, डायनामाइट, फायर आर्म्स, है ना, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, तो इसके आगे जो एनी अदर मीन्स लिखा है, तो वो जो लॉयर थे इनके उमार और शर्जील के, कपिल सिब्बल साहब थे, तो उन्होंने ये बोला था कि ये जो एनी अदर मीन्स है ना, इसमें सिर्फ वायलेंट मीन्स की बात हो रही है। इसमें पीसफुल मीन्स जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, जो हमेशा से आप देखोगे इंडिया की डेमोक्रेसी का एक हिस्सा रहे हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को अब एक्सपैंड कर दिया है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से अलग जाता है, ठीक है। और यही चीज़ आप देखोगे बहुत सारे एडिटोरियल्स में लिखी है कि कैसे ये जो कोर्ट का बेल का ऑर्डर रिजेक्शन का आया है ना, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे एक डीप कंसर्न है, क्योंकि ये अपनी ही डिक्टम से जो डिक्टम होता है कि बेल जो है वो तो नॉर्म है और जेल जो है एक्सेप्शन है, उससे अलग जा रहा है, ठीक है। और 142 का ये 142 पेजेस का ये पूरा ऑर्डर आया है बेल का, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट उसका क्रक्स यही है। तो ये एक आर्टिकल है, ये बता रहा है कि कैसे ये जो राइट्स केस था ना वो कैसे हुआ था। एक्चुअली मार्च 2020 में एक एफआईआर होती है आईपीसी के अंदर राइट्स और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, जो दिल्ली के राइट्स हुए थे, ठीक है। क्यों हुए थे ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये जो नॉर्थ ईस्ट के दिल्ली राइट्स थे, ठीक है, ये क्यों हुए थे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। एक मिनट। ठीक है। तो ये जो दिल्ली के राइट्स हुए थे मार्च में हुए थे, फिर आप देखोगे 4-5 महीने बाद सितंबर में, तो आपको पता लगता है कि उनको एंटी सीए जो अपने उस टाइम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था कि मुस्लिम देशों से आपने सिर्फ माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को लेके उनको सिटीजनशिप देने की बात करी थी, तो एंटी सीए प्रोटेस्ट भी चल रहे थे और उसी को आपने देखोगे यूएपीए प्रोविजन से फिर इन्वोक कर दिया। फिर आप देखोगे आ जाओ नेक्स्ट साल जुलाई में, तो उस समय उमर खालिद जो थे वो अपनी पहली बेल प्ली लगाते हैं ये कक्करदुमा सेशंस कोर्ट में, ठीक है। और उसके बाद वो खुद की प्ली को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हो सकता है यूएपीए इस पे लगे ही ना, वो वैलिड ही ना हो, है ना। फिर सितंबर 21 में फिर आप देखोगे वो सेकंड बेल प्ली लगाते हैं सेम कोर्ट में। अगले साल आप देखोगे उनकी बोल प्ली रिजेक्ट कर देते हैं, ये बोल के कि जो मटेरियल है ना वो बेसिकली यूएपीए का केस बनता है। मतलब उन्होंने इस पे लगाई थी कि हमारे ऊपर यूएपीए का केस बनता ही नहीं है, तो कोर्ट ने आप देखोगे रिजेक्ट कर दिया उनकी बेल को और बोला कि नहीं, इस पे यूएपीए का केस बनता है। फिर वो उसी साल आप देखोगे नेक्स्ट महीने दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं, अक्टूबर हाई कोर्ट में उनकी वहाँ से भी अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट से भी उनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट साल अप्रैल 2023 में वो सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन लगाते हैं, फिर अक्टूबर में खुद ही उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर उन एक साल रहते हैं जेल में, फिर एक साल बाद 2024 में अगर आप देखोगे वो बेसिकली
मैंने आपको बता दिया। फिर से ट्रायल कोर्ट जाते हैं, ठीक है। मई 2024 में आप देखोगे जो सुप्रीम सेशंस कोर्ट था वो फिर मतलब उन्होंने इस चार्जेस पे लगाया कि अब देखो मुझे 5 साल हो गए हैं यूएपीए के अंदर, आपने अभी तक मेरे चार्जेस भी फ्रेम नहीं करे हैं, अभी तक मैं अंडर ट्रायल प्रिजनर हूँ, तो मुझे रिलीज़ किया जाए, मेरे कोई चार्जेस ही प्रूफ सिद्ध नहीं हुए हैं। पर सेशंस कोर्ट ने उनकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि यूएपी के जो प्रोविजंस हैं वो उनकी बेल से ऊपर जाएंगे। जुलाई 2024 में आप देखोगे वो दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं वापस। सितंबर में उनका दिल्ली हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता है 25 में, और फिर आप देखोगे अक्टूबर 25 में वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और जनवरी 26 में अभी आप देखोगे सब जजमेंट आ गया, जहाँ पे जो क्वालिटेटिव डिफरेंशियल फुटिंग है वो इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने बताया ना कि ऑर्गेनाइजर वर्सेस एग्जीक्यूटर ये दोनों अलग अलग फुटिंग पे जाएंगे, तो जो ये क्वालिटेटिव उन्होंने डिफरेंस रखा है फुटिंग में बेल को ग्रांट करने के लिए स्ट्रिंजेंट कंडीशन के साथ, वो बेसिकली पहली बार ही हुआ है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसिलिटेटर्स और आर्किटेक्ट दोनों के बीच में डिफरेंस रखा है। तो ये 3-4 मुद्दे हैं जो आप देखोगे पूरी बेल में नजर आते हैं। एक तो हायरार्की ऑफ रूल्स पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है, ठीक है। जजमेंट जो है वो बोलता है कि इंडिविजुअल ही, अगर मैं देखूं तो कैपेबिलिटी का मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा और डिसर्नेबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हायरार्की ऑफ रूल्स में कि कौन नीचे है हायरार्की में और कौन कॉन्स्पिरेटर है, कौन आप देखोगे ऊपर जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज करी, कौन सबसे ऊपर बैठा है। तो उन्होंने बोला एक तो होते हैं आपके मास्टर माइंड, ठीक है, आइडियोलॉजिकल ड्राइवर्स जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे हम ये जो सीएए के एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, ठीक है, इससे हम दिल्ली के रॉयट्स कर सकते हैं, दिल्ली में पूरा पैरालाइज कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं। पर जो 5 अक्यूज थे जिनको बेल मिल गई है वो तो लोकल लेवल फैसिलिटेटर्स थे, साइट लेवल एग्जीक्यूटर्स थे, ठीक है। उनका जो रोल था वो तो डेरिवेटिव था, डिपेंडिंग के ऊपर से उनको क्या आदेश मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो तो माइनर पार्टिसिपेंट्स थे इन लाइन, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे इनको इनके साथ कंपेयर करना और सेम फुटिंग पे रखना गलत है, इसलिए उन्होंने डिफरेंशियल फुटिंग रखी है, ठीक है, क्वालिटेटिवली डिफरेंशियल फुटिंग रखी है। दूसरा टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन, मैंने आपको बताया ना कि प्रोटेस्ट करना, रोड ब्लॉक्स करना, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सेक्शन 15 के अंदर आप देखोगे टेररिस्ट एक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें बताया ना फायर आर्म्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें हैं, बट बाय अदर मीन्स जो है उसको यूज़ करते हुए इन दोनों को अंदर रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो आपने चोकिंग करी है पूरी रोड्स की, कहीं ना कहीं पूरा सिविक लाइफ आपका डिस्टर्ब करने का जो मोटिव था, ठीक है, इससे क्या होता है यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया जो है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, पब्लिक ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी उस टाइम पे जब आप देखोगे कि इंटरनेशनल डिग्नेटरी जैसे ट्रम्प साहब इंडिया के 2020 पे विजिट पे थे, तो वो सब करना उस टाइम पे वो सही नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे तीसरा चीज़ है प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, मतलब आपको ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है 2020 से और आपका मैटर जो है अभी भी ट्रायल स्टेज पे है। तो 2021 का खुद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था के एन अजीब में, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर कोई स्पीडी ट्रायल नहीं हो रहा है, कोई लाइकलीहुड भी नहीं है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हुए, ठीक है, ये डिले नहीं करेगा और आपको बेल दे दिया जाएगा, ठीक है। और बट वही है क्योंकि उन्होंने बोला कि एक तो केस इतना लंबा है, इतने सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना है, ठीक है, और ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस अगर आप देखोगे अक्यूज जो है वो पूरा मास्टरमाइंड था, स्ट्रैटेजिक ड्राइवर था, आइडियोलॉजिकल ड्राइवर था, तो उसको देखते हुए आपको बेल प्ली नहीं दी जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे मैंने बताया ना जिनको बेल भी दी है उनके ऊपर 2 लाख रुपए का एक तो पर्सनल बॉन्ड देना है, 2 लोकल लोगों को बुला के श्योरिटी दिलवानी है, प्लस आप देखोगे पासपोर्ट सरेंडर करने हैं, पुलिस स्टेशन में जाके 2 बार मिल के आना है, ठीक है, प्लस कोई पब्लिक कमेंट नहीं कर सकते, विटनेसेस से मिलने की कोशिश नहीं कर सकते, उनको टैंपर नहीं करोगे, तो वही चीज़ है। और ट्रायल कोर्ट को ये बोला है कि भाई आपके पास जो मामला पड़ा है इसको थोड़ा एक्सपेडाइटेड तरीके से जल्दी जल्दी ले लो, ओके। अब इसी को लेके आप देखोगे अनमोल जैन जी हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, ठीक है, ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि कैसे ये जो लिबर्टी पे इतना खतरनाक अटैक हुआ है कोर्ट का, ठीक है। पहली बात ऐसा हुआ है कि बेल स्टेज पे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने इतनी टेररिस्ट के एक तो डेफिनेशन को एक्सपैंड कर दिया है, ठीक है। आप देखोगे जो भी विटनेसेस अभी तक आए हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है, उन्होंने जो बोला उनका उनके स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ रिकॉर्ड करते हुए उसी से आप देखो कि बेल रिजेक्ट कर दी गई, तो बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के ये तो पूरा सिस्टम ही आप देखोगे कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो जो मतलब एक तरीके से आप विटनेसेस लेते हो तो क्यों लेते हो, ताकि आपको प्रोसीजरल सेफ गार्ड मिल सके, बट पॉइंट ये है कि सिर्फ आप प्रोसीजर ही फॉलो कर रहे हो, आप एक्चुअली में जो अपन बोलते हैं ना माइंडसेट वाला जो सेफ गार्ड होता है वो एक प्रोसीजर को फॉर्मेलिटी की तरह ही कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपका मटीरियल आपने जो प्रोड्यूस किया है उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं करोगे तो आप मटीरियल की ऑथेंटिसिटी उसकी ट्रुथनेस पे कैसे जाओगे। अगर मैं प्रिजन स्टैटिस्टिक्स की इंडिया में बात करूं तो लगभग आप देखोगे 75% जो लोग इंडिया में जेलों में हैं इस वक्त वो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब उनका ट्रायल अभी उनका जुर्म अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, वो अभी भी ट्रायल फेज में ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो ट्रायल लेते लेते आप देखोगे मर भी जाते हैं
जेलों में। तो ये जो स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स की जो सरकार जो कोर्ट बात कर रहा है, ये कहीं ना कहीं एक लिबर्टी का हनन है। ठीक है, कंटिन्यू डिटेंशन जो है, जब तक आप देखोगे ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता, वो सही नहीं है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या होता है कि क्रिमिनल प्रोसेस आपको तब तक क्रिमिनल नहीं माना जाएगा जब तक कि आप सिद्ध नहीं किए जाते। तो जब अगर आपने बेल ही डिनाई कर दी तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल रहे हो इम्प्लिसिटली कि उन्होंने ही काम किया है, तो आप उनको पहले ही क्रिमिनल मान चुके हो, तो वो बेसिकली एक लॉ की नज़र में गलत है। तो ये पूरे 2 बड़े-बड़े आर्टिकल्स थे जो हमने डिस्कस करे हैं। अब इसके बाद छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं, इनके मतलब ये तो सिर्फ न्यूज़ टाइप का है कि ईडी जो है अपना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने क्लाइमेट ग्रुप है, ठीक है, जो क्लाइमेट एडवोकेसी करता है, जो बेसिकली क्लाइमेट रिलेटेड आप देखोगे मुद्दों पे बात करता है, उन एनजीओज़ वगैरह को फंड करता है। ये खुद फॉरेन फंडिंग लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे आगे लोगों को फंडिंग देते हैं। तो ये है सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड, इनके ऑफिसेज वगैरह पे, रेजिडेंस पे आप देखोगे इन्होंने रेड वगैरह मारी है। और ये जो थे बहुत इंपॉर्टेंट, एक लॉस एंड डैमेज जो फंड आया था उसको लेके उन्होंने बहुत एडवोकेसी करी थी और रेंज ऑफ इश्यूज़ पे बात भी करी थी, चाहे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो, ट्रेडिशनल फूड हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो, अडेप्टेशन हो, ठीक है, लॉस एंड डैमेज फंड हो। तो ये सारी चीज़ों पे लेके, और इनके बहुत सारे ऑफिस थे, अलग अलग ऑफिस पे रेड मारी है। ठीक है, इन पे क्या इल्ज़ाम लगाया है कि आप फॉरेन फंडिंग लेके इंडिया में बेसिकली गलत तरीके से जो लोगों को भड़का के उनको उनके ही सरकार के खिलाफ करना चाहते हो, तो वो आप देखोगे इल्ज़ाम लगे। अब बाकी तो देखते हैं सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। फिर आप देखोगे, एक देखो ये वाली चीज़ होती है, एक बार क्या हुआ था, अडानी, ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इशू इंपॉर्टेंट है कि जैसे अडानी पावर था, वो अपने ही कोई उनका पावर प्लांट है, वहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह निकाल रहे थे, फिर उनकी रेट्स को लेके थोड़ा सा इशू हुआ था, तो उस पर ये लोग हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने उनके फेवर में ये ऑर्डर दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, जो गुजरात था, ठीक है, उनका जो स्टेट थे, उन्होंने क्या करा, जो स्टेट के ऑफिशियल्स थे, उन्होंने फिर वापस से आप देखोगे अपने ऑर्डर्स को रिवाइज करा, है ना, और बेसिकली नए रूल्स वगैरह लेके आए, जिसके हिसाब से फिर से उनको नई टैरिफ्स और नई रेट्स वगैरह भरने पड़े। इसके खिलाफ अब अडानी जी फिर से सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही झाप लगाई कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग्स आते हैं ना, वो सिर्फ ओपिनियन नहीं होते, वो एक ऑर्डर होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। और जब आप ये नहीं फॉलो करते हो, आप उनकी बात नहीं सुनते हो, तो एक ब्रीच होता है, कंटेम्प्ट होता है जो आप कर रहे हो। ठीक है, आइडिया ये है कि जब टॉप कोर्ट ने आपको बोल दिया कि इस मैटर को कंक्लूड कर दो, इस पर और कोई बहस नहीं होगी, ठीक है, ये आपने बता दिया कि भाई इस पर आप यही चार्ज कर सकते हो, तो फिर आप चीज़ें चेंज करके, है ना, वापस से पुरानी रेट्स पे नहीं रख सकते, क्योंकि ये फिर आप देखोगे आप कोर्ट का मान नहीं रख रहे हो। ठीक है, और इनफैक्ट उन्होंने बोला था कि इस अब ये जो मैटर है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए क्लोज कर दिया गया है, इस पर आप फिर से कोई ड्यूटी वगैरह नहीं लगाओगे, कोई इसमें रिविजन नहीं करोगे। फिर ये आएगा बीसीसीआई वाला, जो अपन मैं बता रही थी ना कल की, कैसे एक इशू हो गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में, और मतलब बीसीसीआई ने मना किया कि हम जो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है मुस्तफिजर को नहीं नहीं ले सकती है अपने पूल के अंदर, और कैसे 2 कंट्रीज़ के बीच का एक पॉलिटिकल इशू अब जो है वो क्रिकेट में आ घुसा है। ठीक है, बांग्लादेश का जो विमेन टूर है वो जो इंडिया में करने वाले थे वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। इंडिया के मैचेस जो वो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश में खेलने वाले थे, वो आप देखोगे पूरा उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। प्लस आप देखोगे जो बांग्लादेश के अभी आपको पता है बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पे जो उनके लीडर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने बोला है कि नहीं, ऐसी कोई लिंचिंग वगैरह नहीं होगी और ऐसा कोई वायलेंस बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है केस पोलवाराम प्रोजेक्ट को लेके, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी अटका हुआ है। हुआ क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आपको पता ही है, ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, और ये दोनों जो पहले थे ये एक ही स्टेट था आंध्र प्रदेश, फिर बीच में आप देखोगे 2014 में तेलंगाना निकल के आता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ये है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, कृष्णा गोदावरी दोनों यहाँ से निकलती हैं, तो यहाँ पे आता है आपका केजी बेसिन, जिसको अपन कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं। होता क्या है कि बहुत सारे जो मतलब लोग थे, वो ये बोल रहे थे कि कृष्णा और गोदावरी का बहुत सारा पानी ऐसे समुद्र में वेस्ट जा रहा है, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, एक तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट और साथ में डैम्स वगैरह बनाने की बात करी गई। इसी में से एक प्रोजेक्ट है पोलवाराम करके, ठीक है, जिसमें आप कृष्णा गोदावरी को लिंक करोगे और उसके पानी को फिर आप यूज़ करोगे, इंडिया की प्रॉब्लम्स जो है पानी की, पीने के वाली पानी वाली, वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब इस पे होता क्या है कि जो ये जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने आंध्र प्रदेश के खिलाफ एक केस लगाया है, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो पोलवाराम को बानकर चेला से, मतलब नल्ला मल्ला सागर करके है, वहाँ से उसको लिंक कर रही है। तो गोदावरी का जो पूरा पानी है, ठीक है, वो सरप्लस पानी जो है वो डाइवर्ट कर देंगे। वो बेसिकली उनका जो ड्रॉट प्रोन एरिया है रायलसीमा वाला, उसको वो लोग डाइवर्ट करेंगे। बट इससे क्या होगा, जो ओवरऑल पानी है गोदावरी में वो कम हो जाएगा। इसको लेके आप देखोगे तेलंगाना जो है काफ़ी भड़का हुआ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। ठीक है,
फिर आप देखोगे यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राजस्थान के 3 एमपीज जो हैं उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने जो एमपी लैड फंड आता है, देखो एक होता है एमपी लैड फंड, एक होता है एमएलए लैड फंड। एमएलए लैड मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो होता है सरकार, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट होता है वो दे रही है, मतलब स्टेट देती है। और एमपी लैड फंड जो होता है वो तो पार्लियामेंट के जो एमपीज होते हैं उनके लिए दिया जाता है कि वो जो है 5 करोड़ तक का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं। जैसे लोकसभा वाले तो जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हुए हैं उसमें, राज्यसभा वाले उस स्टेट में, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कहीं पे भी कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, 5 करोड़ में आपकी कंडीशंस होती हैं कि जैसे आप 25 लाख तक का काम दूसरी स्टेट में कर सकते हो, अगर कोई डिजास्टर वगैरह आया तो उसमें आप 1 करोड़ रुपए अलोकेट कर सकते हो, है ना, ऐसे करके। फिर उसमें कुछ अमाउंट आपको एससीज के लिए, कुछ एसटीज के लिए, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन आप है ना, कोई भी एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा, अपनी स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट में सिर्फ मैक्सिमम 1 करोड़ तक का खर्चा कर सकता है, वो भी डिजास्टर के केस में। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के कुछ एमपीज है राजस्थान के ऊपर, उनके ऊपर अक्यूजेशन लगाए कि वो हरियाणा के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको एमपी लैड और एमएलए लैड इसके बारे में पता होना चाहिए था। एमपी लैड जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है, 1992 में शुरू हुई थी, कोविड के टाइम पे बंद कर दी गई थी, और अभी आप इसका क्या स्टेटस है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। ये ये अपन ने कल पढ़ा था समुद्र प्रताप के बारे में, ठीक है। तो ये समुद्र प्रताप से ही रिलेटेड न्यूज़ है। ये अपन ने कल ऑलरेडी कवर कर लिया कि कैसे इंडिया का इंडिजिनसली डिजाइंड वो एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, रेस्क्यू, है ना, पेट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें कर पाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक इंपॉर्टेंट वेसल हो जाएगा। इसको गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, ठीक है। और ये जो होता है इंडिया के मैरीटाइम बॉर्डर्स में, जो अपन बोलते हैं ना कि इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है, इंडियन ओशन रीजन में हम लोग एक आँख की तरह और अपने आँख नाक कान खुले रखें, उसमें भी आप देखोगे ये मदद करेगा। इंडिजिनियस कंटेंट 60% है, इसको 90% करना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है सोनम वांगचुक से रिलेटेड। तो आपको पता है इनको भी 90 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं जेल में रहते रहते, 100 डेज से ऊपर हो चुका है इनफैक्ट जोधपुर जेल में, और इनकी कोई खबर नहीं है। तो इनकी वाइफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, इनका मैटर भी लिस्टेड है। आई थिंक आज की जनवरी 7 के लिए लिस्टेड था, ठीक है। तो आज इसका यहाँ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखने को है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए 6 शेड्यूल की डिमांड मांगी है, जो तो ऑलरेडी वाजिब भी है क्योंकि वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो है ओएनजीसी का जो एक कुआं होता है जिसमें से वो तेल निकालते हैं, वो कुआं जो है उसमें सडनली फायर लग चुकी है 2 कुओं में। ये वाला जो एरिया था बेसिकली मोरी और इरसुमंडा विलेजेस जो थे, वहाँ के 500-600 मीटर में कोई इंसान रहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी बाकी विलेजेस को भी खाली करवा दिया गया है। कोई लॉस ऑफ लाइफ या प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हुआ है। बट ओएनजीसी की टीम जो होती है खुद की, उनकी एक फायर रेस्क्यू और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है, वो वहाँ पे पहुंची और उन्होंने इस पूरे हादसे को संभाल लिया। फिर हम लोग एसआईआर पे बात करेंगे, लेकिन हम आज नहीं करेंगे क्योंकि हम एसआईआर की बात तब करेंगे जब यूपी के जो भी एसआईआर के रिजल्ट्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो आपको पता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, है ना, आपका क्या बोलते हैं, ये एक्सरसाइज चल रहा है, और इसमें करीबन 9 स्टेट्स और 3 यूटीज़ में 50 करोड़ वोटर्स को फिर से आप देखोगे रिवाइज करने का काम चल रहा है, ताकि जो भी वोटर्स माइग्रेट कर गए हैं, मर गए हैं, ठीक है, या फिर आप देखोगे प्लेस वगैरह चेंज कर दिया है उन्होंने, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, एब्सेंट है, करेक्ट है, जो नए आए हैं वो सारे इनमें चेंजेस करे जा सकें आपकी वोटर लिस्ट में। अब इसमें क्या हुआ है, बहुत अच्छा एनालिसिस है। इनफैक्ट योगेंद्र यादव जी और राहुल शास्त्री जी ने एक एनालिसिस किया है कि सबसे ज़्यादा डिलीशन जो हुआ है इसमें, ऐसा लगभग कह रहे हैं कि 12 से 13% लोगों के नाम उड़ जाएंगे। मतलब अगर अभी 50 करोड़ वोटर्स है ना, तो करीबन आप मान लो कि 12 से 13% वोट, हर जगह स्टेट से यही खबर आ रही है कि 12 से 13% वोटर्स कम हो गए, ठीक है। तो लगभग 44 करोड़ के आसपास ही आपके वोटर्स रह पाएंगे। इसमें से भी जो मैक्सिमम डिलीशन हुए हैं वो बोल रहे हैं वो महिलाओं के हुए हैं, वो है जैसे जितना भी डिलीशन हुआ है इसमें से 12-13% में से, तो उसमें से आप मान के चलो कि अगर 6.5 करोड़ लोग उड़ रहे हैं ना, तो 4 करोड़ तो महिलाएं होंगी। क्यों? क्योंकि महिलाएं शादी की वजह से माइग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। वो जहाँ पे जैसे वो फॉर्म देने वाला आया तो वहाँ से वो एबसेंट थी, वहाँ पे थी नहीं, प्लस आप देखोगे उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पुराने डॉक्यूमेंट से मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। तो एक वो बोल रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक डिलीशन हो रहा है, जहाँ पे आप एक तरफ बोल रहे हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन हम बढ़ाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, वहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से आप देखोगे वुमेन को एलिमिनेट कर रहे हो आप इलेक्शन से। तो ये बहुत अच्छा रीड है, आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन देखो भैया, ऐसी चीज़ है ना, तभी इंटरव्यू में बोलना जब आपने ये आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, नहीं तो जो नॉर्मली आ रहा है ना बाकी न्यूज़पेपर में वही बोलना। तो अपन इसके बारे में कल परसों पढ़ेंगे, क्योंकि तब आप देखोगे यूपी वाला रिजल्ट भी आ जाएगा, तो तब अपने को बेटर एनालिसिस वहाँ पे मिल पाएगा। ओके, ये ग्रॉक से रिलेटेड न्यूज़ है। तो आपको पता है सेफ हार्बर के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और देखो, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना, ये एक अच्छी चीज़ बता रहा है। वो ये बोल रहा है कि सपोज करो कि जो ग्रॉक एआई पे
ठीक है, कोई आके कुछ लिख के चला जाता है, कोई इमेज बना रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? ग्रॉक एआई के जो ओनर है इलॉन मस्क की है, या ग्रॉक एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है उसकी गलती है, या फिर जो बंदा है उसकी गलती है? तो बोले बंदे की गलती तो हमने स्टैब्लिश कर दी जो यहाँ पे लिख के जा रहा है। बट ग्रॉक एआई क्या है? एक स्मार्ट टूल है। आप जो लिखना चाहते हो उसके नेक्स्ट, जैसे आप जीमेल पे अगर आप कोई मेल लिखते हो आजकल, तो आप एक वर्ड लिखते हो, एज लिखते हो, तो वो सून एज पॉसिबल दिखाता है, फिर आप बस स्पेस कर दो तो वो पूरा खुद से लिखा हुआ जाता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो ये ऐसे टूल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदे ने खुद यूज़ करा। बंदा अगर कुछ कर रहा होगा तो ग्रॉक एआई उसको सजेशन भी दे रहा होगा, ठीक है? तो वो सिर्फ होस्ट नहीं कर रहे हैं, वो सजेशन भी दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो इस केस में आप देखोगे रियल कल्प्रिट कौन होना चाहिए। इंडिया में आपको पता है कि आईटी एक्ट है ना, हमारे पास सोशल मीडिया डिजिटल एथिक्स कोड वगैरह है, ठीक है? वो बेसिकली आप देखोगे सेफ हार्बर रूल्स प्रोवाइड करते हैं। जैसा आपने सही बताया था किसी ने कि सेफ हार्बर का मतलब होता है आपको एक तरीके से इम्यूनिटी मिल रही है इन प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, कि वो एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके अपना कंटेंट होस्ट कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या होस्ट कर रहे हैं उसका इनमें कोई लेना देना नहीं है, तो उनको एक लीगल इम्यूनिटी मिली हुई है, प्रोवाइडेड कि वो इंडिया के लॉज वगैरह को ढंग से फॉलो करें, रूल्स को फॉलो करें। अगर सरकार उनको बोले कि ये कंटेंट हटाना है तो वो हटा दें स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, ठीक है? तो वही ये बोल रहे हैं कि ये जो ग्रॉक एआई को आपने राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखा है, ये जो इतनी फ्री स्पीच है, तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है? तो वही चीज़ वाली है कि आप ह्यूमंस को तो पनिश कर सकते हो, लेकिन आप ग्रॉक एआई वगैरह को कैसे पनिश करोगे? तो ये बहुत अच्छा, मतलब एथिक्स के कम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बड़ी हो जा रही हैं आजकल की क्लासेस, लेकिन हम बहुत सारे आर्टिकल्स को हर पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्लासेस इतनी बड़ी हो रही हैं। आपका फीडबैक हमेशा वेलकम है, जो क्वेश्चंस पूछे उसके आंसर ज़रूर देना। फिर से मिलेंगे, थैंक यू।